मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। मन की बांधी हुई कोई भी सीमा मन ही तोड़ सकता है। मन जो चाहता है और जो मानता है वो पाकर ही रहता है। दोस्तों, इस बात की जिंदा मिसाल है डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया। अपनी आयु की 40 को पार करने के बाद आम आदमी अक्सर अपनी प्रवृत्तियों को कम करने की सोचता है। जीवन में स्थिरता चाहता है, सलामती चाहता है। मगर डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया की सोच कुछ अलग ही थी। अपनी 40वीं सालगिरह के बाद उन्होंने अपने जीवन का कुछ अलग ही और बहुत ही ऊंचा लक्ष्य तय किया, और वो लक्ष्य था मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर में से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रेरणादायी ट्रेनर बनने का। अपने लक्ष्य निर्धार के बाद 10 साल में डॉक्टर अढ़िया ने प्रेरणा का झरना सेमिनार से इतनी शोहरत हासिल कर ली कि आज न सिर्फ भारत बल्कि विश्व के कई देशों में उनके सेमिनार धूम मचा रहे हैं, और इतनी तादाद में हो रहे हैं कि एक दिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका स्थान होगा। गुजरात के एक आम परिवार में जन्मे डॉक्टर अढ़िया ने प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर MD की उपाधि हासिल की। एक डॉक्टर की हैसियत से अपनी 30 साल की कारकिर्दी में उन्होंने एक आश्चर्यजनक सच को खोज निकाला। उन्होंने देखा कि इंसान की सोच, शब्द और मान्यताओं का एक जबरदस्त असर उसके स्वास्थ्य पर होता है। सोच और मान्यताएं इंसान में बीमारियां पैदा भी करती है और बीमारियां दूर भी करती हैं। अपने पढ़ाई के शौक ने डॉक्टर अढ़िया को इस विषय में और भी जानकारी प्रदान की, और वे तन और मन के परस्पर के गठबंधन के विषय में और भी अभ्यास करते रहे। इस अभ्यास के अंतर्गत डॉक्टर अढ़िया ने भारत के कई प्रांतों के अलावा बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, दुबई और फ्रांस की शैक्षणिक यात्रा कर इन अलग अलग देशों के अलग अलग जन समुदाय की मानसिकता का अभ्यास किया। जैसे जैसे उनकी यह पढ़ाई, चिंतन, खोज और अनुभव बढ़ते गए, वैसे वैसे दूसरे लोगों तक इन बातों को पहुंचाने की उनकी इच्छा भी बढ़ती चली, और इस तरह से जन्म हुआ डॉक्टर अढ़िया के प्रथम पुस्तक प्रेरणानुसरणों का। कुछ ही समय में प्रेरणानुसरणों पुस्तक गुजराती भाषा में नंबर 1 बेस्ट सेलर बन चुकी और विश्व भर में फैलती चली। इस सफलता के बाद उसका हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तेलुगु और पंजाबी में भी अनुवाद हुआ। साथ साथ मन को मुख्य विषय बनाकर डॉक्टर अढ़िया ने अर्धजागृत मन, मेमोरी और अंतर्मानवीय रिश्तों के विषय में भी प्रवचन और सेमिनार शुरू किए। बहुत कम श्रोताओं से शुरू हुए इस सेमिनार की ख्याति के बढ़ते हुए भारत भर में उन्होंने रोटरी क्लब, रोटरेक्ट क्लब, जेसीज क्लब, लायंस क्लब, जैन सोशल ग्रुप, जैन जागृति सेंटर, महावीर सोशल ग्रुप जैसी सामाजिक संस्थाओं और गुजरात यूनिवर्सिटी, नीरमा यूनिवर्सिटी, गुजरात विद्यापीठ, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, दिल्ली पब्लिक स्कूल, श्री स्वामीनारायण गुरुकुल विदेश में, रिवरसाइड कम्युनिटी कॉलेज कैलिफोर्निया, न्यू शारदा मंदिर स्कूल साउथ अफ्रीका जैसी शैक्षणिक संस्थाओं में भी डॉक्टर अढ़िया ने कार्यक्रम दिए। अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्थान के इंडिया, अफ्रीका, यूके और यूएसए स्थित मंदिर, ब्रह्मा कुमारीज के इंडिया, यूके और यूएसए केंद्र, गायत्री परिवार, जैन उपाश्रय, वैष्णव हवेली, शिवानंद आश्रम, प्रेमपुरी आश्रम, जलाराम मंदिर, श्री हरिधाम सोखड़ा तथा सनातन धर्म टेम्पल लॉस एंजलिस जैसी धार्मिक एवं आध्यात्मिक संस्थाओं के अलावा
इंडियन रेवेन्यू सर्विस एसोसिएशन, इंडियन इंजीनियरिंग एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, आरबीआई स्टाफ कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, भरूच मैनेजमेंट एसोसिएशन जैसे अन्य संगठनों में भी डॉक्टर अढ़िया के कार्यक्रम हुए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, गुजरात स्टेट प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट, गुजरात स्टेट जुडिशियल एकेडमी, गुजरात सफाई कामदार विकास निगम, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसी सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं में कार्यक्रम दिए। डॉक्टर अढ़िया ने कई व्यापारी और औद्योगिक संस्थाओं में भी उनके सर्वांगी विकास हेतु कार्यक्रम दिए, जिनमें प्रमुख नाम है बिरला सेल्यूलोसिक, रिलायंस इंफोकॉम, रेमंड वुलन, इंडियन रेयन, मफतलाल ग्रुप, सुजलोन एनर्जी लिमिटेड, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन, GNFC, गुजरात स्टेट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, गुजरात पावर कॉरपोरेशन, क्रिबको, डी नवीन चंद्र एंड कंपनी, के गिरधरलाल, श्री हरिकृष्णा एक्सपोर्ट, श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट, मुंजानी ब्रदर्स, भवानी जेम्स, सहजानंद टेक्नोलॉजी, BSNL, पंजाब नेशनल बैंक, एमवे, RMP, स्वदेशी, मोदी केयर, LIC ऑफ इंडिया, टोरेंट अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन, राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, वराछा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। और विदेशों में है एशियन अमेरिकन होटल ओनर्स एसोसिएशन USA, इंडियन डेंटल एसोसिएशन ऑफ कैलिफोर्निया, रेंट वाटर साउथ अफ्रीका, होटल हॉलिडे इन USA, मैनहट्टन ज्वेलरी चाइना, जेबी ज्वेलरीज हांगकांग, मीरल जेम्स बैंकॉक। मन के विषय में समाज में फैलती जा रही जागरूकता और डॉक्टर अढ़िया की प्रवृत्तियों के विस्तार की मिसाल है उनके श्रोताओं की विविधता। हॉलीवुड के एक्टर्स हो या फिर जैन सन्यासी हो या हो चाइनीज लोग, डांग आहवा के आदिवासी हो या फिर अफ्रीकन निग्रोज, हर समुदाय में डॉक्टर अढ़िया के कई कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। डॉक्टर अढ़िया की मन से जुड़ी इन प्रवृत्तियों को दूरदर्शन, अल्फा टीवी, ETV, सहारा न्यूज़, सभी मुख्य शहरों की स्थानिक चैनलों और ऑल इंडिया रेडियो ने भी अपने प्रसारण में स्थान दिया। डॉक्टर अढ़िया की प्रवृत्तियों की झलकियां दिव्य भास्कर, गुजरात समाचार, संदेश, फुलछाप, लोकमत, तरुण भारत, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, चित्रलेखा और अभियान जैसे समाचार पत्रों व मैगजीनों में भी मिलती रहीं। भारत के अलावा डॉक्टर अढ़िया ने बैंकॉक, गौंजाओ, हांगकांग, सिंगापुर, शिकागो, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, न्यू जर्सी, सांता मारिया, सान डियागो, सैन फ्रांसिस्को, डलास, राले, लंदन और जोहानिसबर्ग में भी बहुत सारे सेमिनार किए। इंग्लैंड में गर्वी गुजरात, गुजरात समाचार, अमेरिका में गुजरात टाइम्स, इंडिया पोस्ट, इंडिया ट्रिब्यून और टीवी एशिया ने डॉक्टर अढ़िया की प्रवृत्तियों के विषय में बातें प्रकाशित की। साउथ अफ्रीका में SABC की स्पिरिट संडे और फ्री टॉक चैनल में भी उनके टॉक शो प्रसारित हुए। साउथ अफ्रीका के 702 और इंडिया अब्रोड न्यूज सर्विस में भी डॉक्टर अढ़िया के इंटरव्यू प्रकाशित हुए। अर्धजागृत मन की अनंत शक्तियों के विषय में डॉक्टर अढ़िया सालों से बिल्कुल सरल और आम आदमी की भाषा में ज्ञान फैला रहे हैं, मगर ज्ञान के साथ इन शक्तियों का उपयोग करने के कौशल्य की भी समाज की जरूरत को देखते हुए उन्होंने अत्यंत ही वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया अढ़िया माइंड पावर वर्कशॉप,
जिसमें लोगों को अपने अर्धजागृत मन की शक्तियों का उपयोग करने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके उपयोग से हर इंसान तन, मन और धन की समृद्धि के अपने निर्धारित लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकता है। इसके उपरांत डॉक्टर अड़ियास मेमोरी वर्कशॉप और आंतरमानवीय रिश्तों में गहराई एवं संवादिता की स्थापना हेतु द लैंड ऑफ जॉय वर्कशॉप भी चल रहे हैं। देश विदेश में अनगिनत लोग डॉक्टर अड़िया के इन कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और लाभान्वित होकर प्रगति कर रहे हैं। सकारात्मक साहित्य प्रसार हेतु डॉक्टर अड़िया ने माइंड पावर, मेमोरी, आंतरमानवीय रिश्तों, ध्येय और डिप्रेशन जैसे अनेक विषय पर कई समाज उपयोगी प्रकाशन भी लोगों के हाथों में रखे हैं, जिनमें पुस्तक, कैसेट, ऑडियो सीडी, वीडियो सीडी और डीवीडी की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। विश्व के ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों तक मन की यह बात पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग सकारात्मक जीवन जीने लगे और पूरे विश्व में सकारात्मकता फैले, ऐसे अपने मिशन को सफल बनाने के लिए डॉक्टर अड़िया ने मन के विषय में 1000 ट्रेनर तैयार करने के भगीरथ कार्य का आरंभ कर दिया है। आपको भी इस ज्ञान यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण है। आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी और उपयोगी विरासत छोड़ जाने का डॉक्टर जितेंद्र अड़िया का लक्ष्य मन यूनिवर्सिटी के स्वरूप में मूर्तिमंत हो रहा है। डॉक्टर अड़िया द्वारा शुरू की गई इस सकारात्मकता की यात्रा में जुड़ने के लिए आपको भी हमारा निमंत्रण है। जीवन में सर्व प्रकार से श्रेष्ठता हासिल करने में मदद करने वाली कई बातों को उजागर करने के लिए ही प्रस्तुत है आज का यह कार्यक्रम। इस बेहतरीन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दिलों को छू जाने वाली इन बातों को आपके सामने लेकर आ रहे हैं मानव मन के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तज्ञ डॉक्टर जितेंद्र अड़िया। गुड मॉर्निंग। आप सब लोग मेहनत करते हैं नहीं करते हैं? मगर कभी आपने आपको यह सवाल पूछा कि मैं ये मेहनत क्यों करता हूं? अगर नहीं पूछा है तो आज पूछ लीजिए, आप क्यों मेहनत करते हैं? कुछ बनने के लिए आप क्यों मेहनत करते हैं? सामर्थ्य, समृद्धि और शांति के लिए सब आप क्यों मेहनत करते हैं? आनंद के लिए आप क्यों मेहनत करते हैं? अच्छी तरह जीने के लिए। वेरी गुड। आप सबके जवाब है वो सही है। एक बार मैंने खुद को ये सवाल पूछा था कि मैं क्यों मेहनत करता हूँ, तब मुझे ये 3 जवाब मिले थे। पहला जवाब यह है कि मैं इसलिए मेहनत करता हूँ कि मुझे कामयाब होना है। मैं इसलिए मेहनत करता हूँ कि मुझे सुखी होना है, और इसलिए मेहनत करता हूँ कि मुझे मन की शांति चाहिए। मुझे लगता है कि अगर मुझे ये 3 चीज़ मिल जाए तो मुझे और कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप भी सोच लीजिए कि अगर आप कामयाब हो जाए, आप सुखी हो जाए और आप चैन से जी सके, तो आपको और कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। यानी कि हम सब लोग जो मेहनत करते हैं ये 3 चीज़ों के लिए करते हैं। मगर आप लोग जो मेहनत करते हैं सबको ऐसी गारंटी है, खातरी है कि आपको ये तीनों चीज़ मिल जाएगी? नहीं, खातरी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? हम सब लोग मेहनत करते हैं, हमारी सबकी इच्छा यही होती है कि हमें ये 3 चीज़ें मिले, फिर भी हमें ये सब चीज़ क्यों नहीं मिलती है? इसलिए नहीं मिलती है कि हमारे में कुछ कमी है, इसलिए नहीं मिलती है कि हम गलत गांव में पैदा हुए हैं, इसलिए नहीं मिलती है कि हम गलत फैमिली में पैदा हुए हैं, इसलिए नहीं मिलती है कि कुछ अलग ग्रह के नीचे हम पैदा हुए हैं। ऐसा कुछ रीज़न है? नहीं। फिर क्या रीज़न है? हम सबको ये क्यों नहीं मिलता है? कभी सोचा है इसके बारे में? मैंने इसके बारे में सोचा था कि क्यों ऐसा होता है। जब मैंने सोचा तब मुझे ये जवाब मिला कि हम सब लोग जो मेहनत करते हैं वो हम हार्ड वर्क करते हैं। एक्चुअली हमें ये पाने के लिए हमें हार्ड वर्क नहीं, हमें शार्प वर्क एंड स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। अगर हम शार्प वर्क एंड स्मार्ट वर्क करें तब हम ये सब चीज़ पा सकते हैं। तो हम अब ये देखेंगे कि यह शार्प वर्क क्या है और यह स्मार्ट वर्क क्या है। अगर ये हम जान लें कि यह शार्प वर्क एंड स्मार्ट वर्क क्या है और ये करना शुरू कर दे
तो हमें वो तीनों चीज़ जिसके लिए हम मेहनत करते हैं वो पाने की हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे। हम बात करेंगे कि ये शार्क वर्क क्या है। शार्क वर्क के लिए मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ। एक गांव था, उसमें एक युवान आदमी रहता था। उनका एक प्रॉब्लम था, उनके पास कुछ काम नहीं था, बेकार था। काम की शोध में वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में एक टिम्बर कैंप से पास हो रहा था। वहाँ के मैनेजर ने उन्हें देखा और पूछा कि युवान आदमी तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? तो बोले साहब मैं काम की तलाश में हूँ, मुझे काम चाहिए, आप मुझे काम दोगे? मैनेजर ने पूछा तुम लकड़ी काटने का काम करोगे? तो बोले बिल्कुल करूँगा, मुझे तो कुछ भी काम चाहिए, आप मुझे काम दीजिए, मैं करूँगा। मैनेजर उसको एक नई कुल्हाड़ी देता है और बोलता है कि देखो कल से तुम ये नई कुल्हाड़ी से ये पेड़ काटने का काम शुरू करो। इस युवान के लिए नया नया काम था, नया नया जोश था। सुबह समय पे आ गया और कड़ी मेहनत करके इस युवान ने 7 पेड़ गिरा दिए। दूसरे दिन सुबह पे वही टाइम पे वही कुल्हाड़ी लेके आ गया, उतने ही घंटे काम किया, 6 पेड़ गिराए। तीसरे दिन पे वही टाइम पे वही कुल्हाड़ी लेके आ गया, 5 पेड़ गिरा दिए। ऐसे हर रोज उनकी काम करने की क्षमता कम होती गई। 7वें दिन पे जब ये मैनेजर राउंड पे घूम रहा था तब उसने देखा कि इस युवान जिन्होंने पहले दिन 7 पेड़ गिराए थे आज सुबह से शाम तक काम कर रहा है और एक भी पेड़ नहीं गिर रहा है। तब उसने वहाँ खड़ा रह के पूछा, यस युवान आदमी, मैंने तुम्हें देखा कि पहले दिन तुमने 7 पेड़ गिराए थे, दूसरे दिन 6 पेड़ गिराए थे और आज सुबह से शाम तक एक भी पेड़ नहीं गिरा पा रहे हो, क्या बात है? इस युवान आदमी कन्फ्यूज होकर बोलता है कि साहब मुझे नहीं मालूम ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो उतनी मेहनत करता हूँ जितनी मैंने पहले दिन की थी, उतने समय के लिए करता हूँ जितना मैंने पहले दिन की थी, और ख़ास बात यह है कि मैं वही कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता हूँ जो मैंने पहले दिन यूज़ की थी। तब वो मैनेजर उसको पूछता है कि तुमने ये 7 दिन में कभी अपनी एक कुल्हाड़ी की धार निकाली? तब युवान आदमी स्क्रैच करके बोलता है, साहब मैं मेरे काम में इतना बिजी था कि मुझे ये याद नहीं रहा कि मुझे ये कुल्हाड़ी की धार निकालनी पड़ती है। तब वो मैनेजर ने उसको सलाह दी कि युवान आदमी एक बात समझ लेना, कड़ी मेहनत करना ज़रूरी है, हार्ड वर्क ज़रूरी है, मगर उससे ज़्यादा ज़रूरी है शार्प वर्क। मैं आपको पूछता हूँ, आप जो करते हैं वो हार्ड वर्क करते हैं या शार्प वर्क करते हैं? शायद हार्ड वर्क करते हैं। आप सोच लीजिए, अगर आप शार्प वर्क करना शुरू करेंगे तो आपका जीवन पूरा का पूरा बदल जाएगा। मगर हम जो शार्प वर्क करने की बात कर रहे हैं उसके लिए जो हम कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सी कुल्हाड़ी है? हम सब लोग जंगल में जाके लकड़ी नहीं काटते हैं। कोई बीमा बेचता है, कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई एडवोकेट है। हमारा काम है उसमें हम वो कुल्हाड़ी को इस्तेमाल नहीं करते। फिर हम कौन सी कुल्हाड़ी को इस्तेमाल करते हैं? हमारा शरीर और हमारा मन, ये जो हमारी 2 कुल्हाड़ी है, इनका हम इस्तेमाल करके हम काम करते हैं। ये शरीर और मन नाम की जो कुल्हाड़ी है, अगर उसका इस्तेमाल करने के साथ अगर हम इनकी धार निकालने की आदत डालें, फिर हम जो काम करेंगे वो शार्प वर्क रहेगा। तो हम बात करेंगे ये शरीर नाम की कुल्हाड़ी की और मन नाम की कुल्हाड़ी की, जिसकी धार निकालना, जिसको शार्प करना बहुत ही ज़रूरी है। पहले हम ये देखेंगे कि हमारा ये शरीर नाम का कुल्हाड़ी है, उससे हम क्या काम लेते हैं। एक तो हमारा जो मसल पावर है, शारीरिक शक्ति है, उसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारा जो बॉडी स्टेमिना है, जो हमारी काम करने की सहन शक्ति है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा रिफ्लेक्सिस, ये रिफ्लेक्सिस का हम इस्तेमाल करते हैं। इसको अगर अच्छी तरह इस्तेमाल करना है, फिर हमें शरीर नाम की जो हमारी कुल्हाड़ी है उसकी धार निकालने की हमें आदत डालनी है। ये शरीर नाम की कुल्हाड़ी की धार निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो पहले पौष्टिक आहार लेना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए। दूसरा रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, वर्जिश करते रहना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। तीसरा इनफ रेस्ट करना चाहिए, जितना हमें ज़रूरी है, हमारे शरीर को ज़रूरी है, उतना हमें आराम करना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ हम रेगुलरली करते रहेंगे तो हमारा ये शरीर नाम की जो कुल्हाड़ी है उसकी धार निकलेगी। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं? प्लीज़ ज़रा हाथ उठाएंगे। वेरी गुड, यानी कि आप इनकी कीमत समझते हैं कि हमारा ये जो शरीर है, इनकी धार निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर ये काम हम नहीं करेंगे तो ये शरीर की ताकत धीरे धीरे कम होती जाएगी और हम उससे जो आगे जाके काम लेना चाहते हैं वो नहीं ले पाएंगे। अब बात करेंगे हम मन नाम की कुल्हाड़ी की। वैसे हम जो काम करते हैं उसमें हम मन नाम की कुल्हाड़ी को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये मन नाम की कुल्हाड़ी है,
उससे हम क्या क्या काम लेते हैं। पहले तो हमारे पास जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारा कौशल्य है, स्किल है, उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारा एटीट्यूड यानी कि वृत्ति, ये 3 चीज़ों को हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ये मन नाम की कुल्हाड़ी का अगर हमें धार निकालनी है तो हमें क्या करना है। पहले तो जो हमारा एटीट्यूड है उसको पॉजिटिव करना है। दूसरा ये है कि हमें जो किताबें पढ़ते हैं, ये किताबें ऐसी पढ़नी चाहिए जो हमें आगे बढ़ने में मदद करे, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं इंस्पिरेशनल रीडिंग, प्रेरणादायक पुस्तक है। तीसरा, रिलैक्सेशन नाम की एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारे शरीर और मन दोनों कुल्हाड़ी की धार निकालता है। ये रिलैक्सेशन नाम की एक्सरसाइज हमें करते रहनी चाहिए। और चौथा, सेल्फ डेवलपमेंट के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, स्व विकास की जितनी तालीम रहती है, उसमें से जितनी ज़्यादा हम तालीम लेंगे उतना हमारी ये कुल्हाड़ी की धार निकलेगी। ये चारों चीज़ें करने से हम हमारे मन नाम की कुल्हाड़ी को शार्प करते रहेंगे। और ये दोनों को शार्प करके अगर हम काम करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हम शार्प वर्क कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे स्मार्ट वर्क की। आप कोई बताएंगे कि स्मार्ट वर्क क्या होता है? स्मार्ट आदमी करते हैं उसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं या और कुछ है? क्या है स्मार्ट वर्क यानी क्या? कभी सोचा नहीं। कभी सोचा नहीं। स्मार्ट वर्क यानी क्या? जिस काम में हम कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट पा सकें। ओके, क्या है स्मार्ट वर्क? क्या है? जिस काम से हम दिमाग के हिसाब से कुछ अच्छा काम कर सके। क्या जानते हैं? हार्डवर्क कम और बुद्धि का उपयोग। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या? आप क्या स्मार्ट वर्क यानी क्या समझ रहे हैं? दूसरों से काम करवाना। अच्छा, दैट इज स्मार्ट वर्क। हम नहीं काम कर रहे, दूसरे से काम करवाए। वेरी गुड। क्या है स्मार्ट वर्क मेहुल भाई? मतलब अच्छी तरह से कोई भी काम करना। अच्छी तरह से काम करना, उसको स्मार्ट वर्क बोलेंगे। कम से कम इनपुट डाल के ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना, रिजल्ट मिले। ओके, मैं बताता हूँ मैं स्मार्ट वर्क यानी क्या समझता हूँ। स्मार्ट वर्क यानी सही दिशा की मेहनत और सही रीत की मेहनत। जो हम काम करते हैं वो काम सही दिशा में होना चाहिए, और दूसरा कि काम करने का जो तरीका है हमारा वो भी सही होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ हमारे काम में आ जाए तो हमारा काम हार्ड वर्क से वो स्मार्ट वर्क बन जाएगा। तो हम ये बात करेंगे कि सही दिशा यानी कौन सी दिशा, और दूसरी बात करेंगे कि सही रीत यानी कौन सी रीत। क्या मानते हैं आप? सही दिशा यानी कौन सी दिशा? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कौन सी दिशा? मन की नहीं पता। ओके, सही दिशा यानी कौन सी दिशा? टारगेट जो तय किया है। आपने जो टारगेट रखा है वही दिशा। मोहन भाई, कौन सी दिशा सही दिशा यानी? जो हमने तय किया है उसी में लगे रहे और कंसंट्रेट करें। वेरी गुड। यानी कि हमने जो टारगेट डिसाइड किया है, जो लक्ष्य निर्धारित किया है, अगर हम लक्ष्य को सामने रख के काम करेंगे तो ये हमारा सही दिशा की मेहनत होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जीवन में लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। आपके उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो हमेशा लक्ष्य को सामने रख के जीवन जीते हैं और काम करते हैं? जरा हाथ उठाएंगे। वेरी गुड, काफ़ी सारे लोग हैं। हकीकत में क्या होता है, ऐसे कुछ सर्वे हुए हैं कि कितने लोग लक्ष्य के साथ जीवन जीते हैं। यहाँ भी हुए हैं और विदेश में भी हुए हैं। आप क्या मानते हैं कि ये सर्वे का रिजल्ट क्या होगा? हमारे समाज में कितने प्रतिशत लोग गोल के साथ जीवन जीते होंगे? क्या लगता है आपको? 2 to 5%। 2 to 5%। वेरी गुड। कितना परसेंट? 10%। 10%। वेरी गुड। कितना परसेंट? 15%। 15%। अमेरिका का सर्वे ये बोलता है कि सिर्फ 3%, और हिंदुस्तान का सर्वे बोलता है लेस देन 1%। देखिए, यानी कि लेस देन 1% लोग यहाँ पे स्मार्ट वर्क करते हैं, क्योंकि अगर कोई लक्ष्य नहीं रहा तो फिर स्मार्ट वर्क होता ही नहीं है, सही दिशा ही नहीं रही। तो ये हमारे देश की कमनसीबी है। हमारे यहाँ इतने हार्ड वर्किंग लोग हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, फिर भी हमारा देश की जो प्रगति होनी चाहिए वो क्यों नहीं हुई? इसका रीज़न मुझे लगता है कि यही है कि हमारे जो लोग हैं वो बिना गोल के काम करते हैं। हमारे विद्यार्थी को हम 50 साल में ये नहीं समझा सके कि जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। और एक्चुअली बात यह है कि लक्ष्य क्या है वो भी कितने लोगों को मालूम नहीं है। बस लोगों को लगता है कि बिजनेस का जो गोल है, टारगेट है, वही लक्ष्य है। विद्यार्थी को लगता है कि कोई पर्टिकुलर ब्रांच में एडमिशन लेना और कोई डिग्री लेना वही लक्ष्य है। वो तो सिर्फ बहुत ही छोटा सा उसका डेफिनेशन हुआ। लक्ष्य बहुत बड़ी चीज़ है। लक्ष्य यानी सिर्फ टारगेट, मनी एंड डिग्री नहीं, उससे कहीं ज़्यादा है। तो फिर ये लक्ष्य क्या है?
एक बच्चा एक गेम खेल रहा था। एक ब्लैंक दीवार में तीर मारता था और जहाँ पे तीर लगता था वहीं पे वो राउंड बनाता था और तालियां बजाता था खुश होकर कि मैं ये टारगेट पा लिया और मैं ये गेम जीत गया। ये गेम ऐसे खेलते हैं? यस और नो? ये सही तरीका है? फिर कैसे खेलते हैं? नो, पहले गोल। पहले ये राउंड बनाएंगे, दीवार में राउंड बनाएंगे, वहाँ गोल लगाएंगे और फिर वो गोल को सामने रख के अगर उसमें तीर मारेंगे और वो तीर सेंटर में लग गया तो फिर तालियां बजाना है। ठीक है? इनकी बात सही है? सही है? कितने लोग मानते हैं ये जो बोल रहे हैं वो सही है? वेरी गुड, आप सब लोग मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बच्चा खेल रहा था वो गलत तरीका था, नादान था, बच्चे को मालूम नहीं था कि ये गेम कैसे खेली जाती है, बहुत बड़ी गलती कर रहा था। मगर ये बच्चा जो गलती यहाँ पे कर रहा था वही गलती हम हमारे जीवन में करते हैं। हम लोग हमारे जीवन की जो गेम है वो यही तरीके से खेलते हैं। जीवन में हमारा कोई लक्ष्य नहीं रहता है, कोई भी दिशा में हम काम कर लेते हैं और जहाँ पे भी तीर लग गया यानी कि जो भी हमने जीवन में पा लिया उससे हम खुश होकर तालियां बजाते हैं, हमने जीवन में बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ पा लिया। हम वो बच्चे के ऊपर हंसते हैं मगर हमारे ऊपर कभी नहीं हंसते हैं। मेहरबानी करके ये गलती हमारे जीवन में नहीं करनी है। बिकॉज गेम ऑफ लाइफ इज़ टू बी प्लेड वंस। ये जीवन का जो खेल है वो एक ही बार हम खेलने का चांस मिलता है, हमें दूसरी बार नहीं मिलता है। इसलिए हमें ये गलती हमारे जीवन में नहीं करनी है। हमें पहले हमारा गोल डिसाइड करना है और फिर वो लक्ष्य को सामने रख के हमें मेहनत करनी है, तभी हमारा स्मार्ट वर्क की शुरुआत होती है। एक बहुत अच्छी कहावत है, जिस मनुष्य को अपना कोई ध्येय नहीं है वह जीवन पर्यंत दूसरों के ध्येय की पूर्ति के लिए काम करता रहता है। अगर हमारे जीवन में कोई ध्येय नहीं है तो समझ लेना कि हम जो भी काम करते हैं उसका फल दूसरे के ध्येय के लिए जाता है। हमें ऐसा बुद्धू बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके जीवन में ध्येय नहीं है तो आज डिसाइड कर लीजिए, आज तय कर लीजिए कि हमें आज से लक्ष्य के साथ जीवन जीना शुरू करना है, क्योंकि ये गलती बहुत महंगी पड़ती है। ध्येय का मतलब क्या? गोल यानी क्या? कुछ लोग समझते हैं कि गोल यानी पैसा कमाना, गाड़ी बंगला, ये वो नहीं। ऊपर वाले ने हमें इस दुनिया में कुछ पर्पस के साथ भेजा है, कुछ मतलब के साथ भेजा है और उनका हमें यहाँ भेजने का मतलब क्या था, पर्पस क्या था, वो ढूंढ निकालने का काम हमारा है, वो जिम्मेदारी हमारी है। और अगर वो ढूंढ निकालोगे तो हमारा जीवन का वो लक्ष्य होता है। देखिए, हम सब में कुछ ना कुछ खास बातें ऊपर वाले ने रखी है। किसी का फेस अच्छा है, किसी का बोलने का तरीका अच्छा है, किसका कन्विंसिंग पावर अच्छा है, किसका शारीरिक शक्ति अच्छा है, किसका हैंडराइटिंग अच्छा है। सभी को कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटी दी है, सबको सरीखी क्वालिटी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने सबको एक स्पेसिफिक रोल के लिए यहाँ भेजा है, कुछ खास काम के लिए भेजा है। इसीलिए हम में सब में अलग अलग क्वालिटीज़ दी है और अगर हम ये ढूंढ निकालें तब हमारा गोल तय करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगर आपको जानना है कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए तो आप अपने आप को ये 4 सवाल पूछ लीजिए और उनका जो जवाब आएगा वो जवाब आप लिख दीजिए, आपको आपका लक्ष्य मिल जाएगा। ये 4 सवाल कौन से हैं? पहला सवाल यह है कि मुझे जीवन में क्या चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि इस जीवन में मैं क्या करना चाहता हूँ। तीसरा सवाल यह है मैं जीवन में क्या बनना चाहता हूँ। और चौथा सवाल यह है कि मैं किस तरह से जीना चाहता हूँ। अगर ये 4 सवाल आप अपने आप को पूछ लेंगे और उसके जवाब अगर आपको मिल गए तो समझ लेना कि आपको आपका गोल मिल जाएगा। कुछ लोगों को यही नहीं मालूम कि गोल कैसे डिसाइड किया जाता है। उनके लिए बहुत सरल तरीका है कि यह हिसाब से हम अपना गोल डिसाइड कर लें। एक बार गोल डिसाइड हो गया, तय हो गया, फिर क्या करना है? हमें उसको पेपर पे लिख देना है, यानी कि गोल चार्ट बनाना है। क्यों पेपर पे लिखना है? क्योंकि हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर रहती है, हम जो तय करते हैं बहुत जल्दी भूल जाते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि जब हम हमारा गोल डिसाइड करके तय करके हम पेपर पे लिखते हैं तो हमारा कमिटमेंट 2 गुना हो जाता है, हमारे अंदर से वो प्राप्त करने की शक्ति 2 गुनी बढ़ जाती है। इसीलिए भी लिखना चाहिए। तीसरी बात यह है कि अगर बार बार आप उसको देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे तो आपको वो दिशा में जाने की प्रेरणा मिलती रहेगी और आपको बल मिलता रहेगा। इसीलिए ऐसा एक गोल चार्ट बना के आपको दीवार पे लगा देना है। ये गोल चार्ट है, उसको मैं जीवन का नक्शा बोलता हूँ। हमें मान लो अपना घर बनाना है तो हम क्या करते हैं? पहले एक ज़मीन खरीदते हैं,
फिर आर्किटेक्ट के पास जाके उसका प्लान बनाते हैं और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं ऐसा घर बना के दो। ठीक है, ऐसा ही करते हैं ना। कभी आप ऐसा सोचोगे कि चलो इतना टाइम नहीं है तो ज़मीन खरीद लो और सीधा कॉन्ट्रैक्टर को बोलो कि मुझे 10 कमरे का घर बना दो? कभी ऐसा आप करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि अगर हमने अच्छी तरह से प्लान नहीं किया तो हमारी इच्छा के मुताबिक ये घर नहीं बनेगा और ऐसा घर बन जाएगा जिसमें रहने की हमें मज़ा नहीं आएगी। यानी कि कोई भी चीज़ बनाने के लिए, कोई भी चीज़ के घड़तर करने के लिए, क्रिएशन करने के लिए, सर्जन करने के लिए पहले उसका प्लानिंग करना ज़रूरी है, उसका एक मैप बनाना, नक्शा बनाना, ब्लूप्रिंट बनाना ज़रूरी है और वो ब्लूप्रिंट बनने के बाद ही हमें सर्जन की शुरुआत करनी है। ठीक है, आप सब लोग मानते हैं कि यही सही तरीका है। मगर ये घर बहुत छोटी बात है कंपेयर टू हमारी जो जीवन है, वो हमारा जीवन का जो हम सर्जन करते हैं, घड़तर करते हैं, उसमें हम यही बात भूल जाते हैं। हम हमारे जीवन की कोई ब्लूप्रिंट नहीं बनाते हैं, बिना ब्लूप्रिंट का पूरा जीवन जी लेते हैं और फिर जीवन में जब निराशा आती है तब हम सोचते हैं ठीक है हमारे नसीब में होगा इसलिए हमने कर लिया, शायद हमारे पिछले जन्म के पाप होंगे इसलिए भगवान ने हमें ये मौका नहीं दिया, ऐसा सोच के बैठते हैं। हम कभी सोचते ही नहीं कि हमने क्या गलती की। ज़्यादातर लोगों की गलती ये रहती है कि उन्होंने अपने जीवन में कोई प्लानिंग ही नहीं किया है। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आपने अपने जीवन के लिए कोई प्लानिंग नहीं किया है तो समझ लीजिए कि आपने निष्फल होने के लिए प्लानिंग किया है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम हमारे जीवन की एक ब्लूप्रिंट बनाए, एक नक्शा बनाए। ये जो नक्शा मैप रहता है वो हमें क्या काम आता है? ये नक्शा हमें सही जगह पे सही टाइम पे पहुंचाने में मदद करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप अहमदाबाद शहर में नए हैं और आपको ये कनक होटल पे पहुंचना है, गुजरात कॉलेज पहुंचना है। आप नक्शा लेके निकल चुके हैं गुजरात कॉलेज ढूंढने के लिए, मगर इस नक्शे में एक गलती है। ये नक्शा एक्चुअली बड़ौदा का है मगर प्रिंटर ने उसके ऊपर गलती से अहमदाबाद लिखा है। देखिए, ये नक्शा एक्चुअली बड़ौदा का है मगर उसमें गलती से अहमदाबाद लिख दिया है। ये नक्शा अगर आपके हाथ में है और आप ये नक्शा लेके अहमदाबाद की गुजरात कॉलेज ढूंढने को निकलेंगे तो आप गुजरात कॉलेज ढूंढ पाओगे ये नक्शे की मदद से? नहीं। आप कितना भी हार्ड वर्क करोगे फिर भी आप गुजरात कॉलेज पहुंचोगे? नहीं। आप कितने भी पॉजिटिव थिंक कर रहे हैं आप गुजरात कॉलेज पहुंचोगे? नहीं। आप कितने भी भगवान में विश्वास कर रहे हैं फिर भी आप ये नक्शे की मदद से गुजरात कॉलेज पहुंचोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में जो नक्शा है वही गलत है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। ज़्यादातर लोग अपने जीवन में नक्शा रखते ही नहीं हैं और कुछ लोग गलत नक्शा लेके घूमते रहते हैं और फिर क्या होता है? जीवन में निष्फलता, निराशा और ये सब कुछ। मेहरबानी करके अपने हाथ में अपने जीवन का एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शा बना के रखिए और सही नक्शा अपना खुद का नक्शा। अगर ये नक्शा नहीं रखोगे तो आप जीवन में जो करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो वो नहीं कर सकते। हिंदी फिल्मों में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। मैंने ऐसी एक हिंदी फिल्म देखी है जिसमें से मैंने बहुत कुछ सीखा है और ये फिल्म का नाम था बस इतना सा ख्वाब है। अभिषेक बच्चन की फिल्म आपने किसी ने देखी है? अभिषेक बच्चन अपने जीवन का एक गोल बना लेता है और अपना एक रोल मॉडल पसंद कर लेता है जैकी श्रॉफ, और जब वो जैकी श्रॉफ जैसा बन जाता है तब उन्हें अफसोस होता है कि मैंने ये गलत रोल मॉडल पसंद कर लिया और मैंने गलत गोल डिसाइड कर लिया। ये आदमी तो ऐसा है कि जो देश का दुश्मन है, मुझे ये नहीं बनना चाहिए था। कुछ लोग जल्दी में ऐसा गोल डिसाइड कर लेते हैं जो मिलने के बाद वो दुखी हो जाते हैं। इसीलिए गोल डिसाइड करने के लिए बहुत ही टाइम लेना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जब हम गोल डिसाइड करने को बैठे तब हमें एक बात याद रखनी है कि हम जितना ऊंचा सोच सके उतना ऊंचा गोल रखना चाहिए, जितना सोच सके उतना, क्योंकि हमारे अंदर इतनी शक्तियाँ है कि हमें जो गोल तक पहुंचना है वहां तक हम पहुंच सकते हैं। हमारे अंदर ये शक्तियाँ है। हमारे अभी के जो हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट साहब है अब्दुल कलाम साहब, वो जब छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे केरला की कोई स्कूल में, तब उन्होंने या किसी ने सोचा था कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनेंगे और हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट बनेंगे? नहीं सोचा था। फिर भी वही लड़का जो एक छोटे गांव में पढ़कर बड़ा हुआ, एक छोटे से फैमिली में, उन्होंने हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कामयाबी हासिल करके दिखाई। यानी कि हमारे सब में ये सब पावर है कि हम जितना सोचें उतना ऊपर तक जा सकते हैं। इसलिए मेहरबानी करके कभी छोटा गोल मत रखिए। अभी मैंने एक बहुत अच्छी किताब पढ़ी है, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। आप में से शायद किसी ने पढ़ी होगी। इस किताब में लिखा है कि आप जितना बड़ा सोचें उतना सोचते जाइए।
क्योंकि उन्होंने सर्वे किया है कि जो लोग सफल हुए हैं, बहुत ऊंचाई पे पहुंचे हैं, ये लोगों में खास बात ये थी कि ये सब लोग बिग थिंकिंग करते थे, बड़ी सोच करते थे। बड़ी सोच का बड़ा जादू, यानी कि आप जब गोल डिसाइड करें तब बहुत बड़ा गोल डिसाइड करिए, क्योंकि आप जितना ऊंचाई पे पहुंचना चाहते हैं उतनी ऊंचाई पे पहुंच सकते हो। और एक बात है, आपने जो फील्ड में जाने का पसंद किया है उस फील्ड में आपका एक रोल मॉडल पसंद कर लीजिए। रोल मॉडल पसंद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार आपने रोल मॉडल पसंद कर लिया और उसके बारे में सोचते रहे और उसकी बातें सुनते रहे, उसकी किताबें पढ़ते रहे, उससे मिलते रहिए अगर मिल सकते हो तो उससे आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत फ़ायदा होता है। जैसे मेरा फील्ड है जिसमें मैं अभी हूँ, उसमें मेरे रोल मॉडल है शिव खेरा साहब एंड डॉक्टर दीपक चोपड़ा। उनकी किताबें मैं पढ़ता रहता हूँ, उनके सेमिनार अटेंड करता रहता हूँ और उनकी कैसेट सुनता रहता हूँ, ताकि मुझे इस फील्ड में आगे जाने में मदद मिले। आप LIC में है तो LIC में जो सक्सेसफुल एजेंट है उनको रोल मॉडल बना लीजिए। आप मेडिकल फील्ड में हैं तो जो सबसे बड़ा डॉक्टर है उनको रोल मॉडल बना लीजिए। पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो अपने जॉर्ज बुश साहब है, हमारे मनमोहन सिंह साहब है, उनको रोल मॉडल बना लीजिए। ऐसे अगर आप रोल मॉडल पसंद कर लोगे और रोल मॉडल के बारे में सोचते रहोगे तो आपकी प्रोग्रेस बहुत फास्ट होगी। और एक बात है कि आपका गोल डिसाइड करने के लिए बहुत जल्दीबाजी मत कीजिए। मैंने कुछ लोगों को देखा है जो 5 मिनट में अपना गोल डिसाइड कर लेते हैं लाइफ का। ऐसा कैसे होगा? हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो 3 घंटा तक हम मार्केट में घूमते रहते हैं और डिसाइड नहीं कर पाते कि ये शर्ट खरीदूँ या वो शर्ट खरीदूँ। और ये शर्ट की वैल्यू हमारे जीवन में कितनी रहती है? बहुत छोटी। मगर हमारा जीवन का जो लक्ष्य है अगर गलत हमने डिसाइड कर लिया तो क्या होगा? शायद हमारा जीवन निष्फल हो जाएगा। इसीलिए आपका गोल डिसाइड करने के लिए ज़्यादातर टाइम लीजिए, बहुत सोचिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए, समाज को एनालाइज कीजिए, क्या क्या हो सकता है उसके बारे में सोचिए और एकदम फर्स्ट क्लास शांति से अपना गोल डिसाइड कीजिए, क्योंकि अगर उसमें गलती हो गई तो आपकी लाइफ फेल हो जाएगी। इसलिए जल्दीबाजी मत करिए। और एक चौथी बात मैं सबको समझाता हूँ कि अगर आपको बहुत ही सफल और सुखी होना है तो मेरी एक एडवाइस है, इंग्लिश में बोलता हूँ पहले मैं। कन्वर्ट योर हॉबी इनटू योर प्रोफेशन, फाइंड द पीपल हु पे फॉर इट, यू डोंट हैव टू वर्क थ्रू आउट योर लाइफ। आपके शौक को बिजनेस में बदल दीजिए, धंधे में बदल दीजिए और ऐसे लोग ढूंढ लीजिए जो आपके शौक के लिए आपको पैसा दे। आपको पूरे जीवन काम नहीं करना पड़ेगा, आप शौक पूरा करोगे और लोग आपको पैसा देंगे। एग्जाम्पल, जितेंद्र अडिया। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, मेडिकल प्रैक्टिस करता था, मगर मेरा शौक मेडिकल प्रैक्टिस नहीं था, वो मेरा प्रोफेशन था। जब मैंने सोचा कि मेरा शौक क्या है तब मुझे मालूम पड़ा मेरा शौक है अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का और लोगों के साथ बातें करने का, खास करके पब्लिक स्पीकिंग का। मैंने क्या किया, जो मैंने नॉलेज अभी तक जमा किया है वही नॉलेज मैंने लोगों को देना शुरू किया, जो मेरा शौक था। और धीरे धीरे मुझे मालूम पड़ा कि इसमें मैं काफ़ी कामयाब हो रहा हूँ, तो मैंने मेरा प्रोफेशन चेंज कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा शौक है जो मैं कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे लोग मिलते हैं जो मुझे पैसा देते हैं और पूरा जीवन तक मैं यही करता रहूँगा, मेरा शौक पूरा करता रहूँगा और लोग मुझे पैसा देंगे। ऐसा कोई भी शौक नहीं है जिसको आप प्रोफेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए, जाकिर हुसैन साहब का शौक था तबला बजाने का, उन्होंने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया, कितने पैसे कमा रहे हैं। पंडित रविशंकर का सितार वादन का, कितने पैसे कमा रहे हैं। अमिताभ बच्चन जिन्होंने MBA की डिग्री ली, उनका शौक था एक्टिंग करने का, देखिए उन्होंने इतिहास बना दिया। माधुरी दीक्षित का शौक था डांसिंग का, उन्होंने अपना प्रोफेशन बना दिया, कितना पैसा कमा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर का शौक था क्रिकेट खेलने का, प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया। MF हुसैन का शौक था पेंटिंग करने का, प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा कोई भी शौक नहीं है जिसको आप प्रोफेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और आपको मैं एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। टॉयलेट का शौक किसको हो सकता है? टॉयलेट के बारे में बातें करने का, टॉयलेट के बारे में सोचने का हो सकता है। मैं ऐसे एक आदमी को पहचानता हूँ जिनको सिर्फ टॉयलेट के बारे में बातें करने का शौक है, और वो आदमी को हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने पद्मश्री का अवार्ड दिया है। दुनिया के 110 देशों में जाके लेक्चर दिया हुआ है और दुनिया के मोस्ट ऑफ द VIP उनको मिलने को आए हैं। उनका नाम है ईश्वर भाई पटेल। सफाई विद्यालय साबरमती गांधी जी के आश्रम के बाजू में है। कोई आप मिले उनसे, ईश्वर भाई पटेल से? आप उनके पास जाओगे, 5 मिनट में वो टॉयलेट की बातें शुरू कर देंगे। आप 3 घंटा बैठोगे, वो टॉयलेट की बातें करते रहेंगे।
जापान गवर्नमेंट ने उनको कंसल्टेंट करके बुलाया टॉयलेट के बारे में एडवाइस देने के लिए, और 24 घंटा टॉयलेट की बात है। उतने सफल हो गए, सिर्फ टॉयलेट की उनकी हॉबी, ऑब्सेशन, उन्होंने कहाँ तक पहुँचा दिया। सोच लीजिए, हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने उसको पद्मश्री का अवार्ड दिया हुआ है, मैक्सिमम अवार्ड उनको मिले हैं, और बिल क्लिंटन भी उनको मिले हैं, सभी हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट उनको मिले हैं, वहाँ उनके इंस्टीट्यूट में जाके मिले हैं, और उन्होंने टॉयलेट गार्डन बनाया है, वहाँ जाके देखिए टॉयलेट गार्डन है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपका जो शौक है उसको अगर आप अच्छी तरह ले लीजिए और प्रोफेशन को बना दीजिए तो आपको पूरा जीवन सुखी हो जाएगा। कोई भी शौक को आप प्रोफेशन बना सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे हमारे गोल चार्ट की। ये गोल चार्ट देख लीजिए, इसमें कितने बॉक्सेस है। पहले मैंने लोगों को पूछा कि आप गोल चार्ट क्यों नहीं बनाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द लोगों को मालूम ही नहीं था कि गोल चार्ट कैसे बनाया जाए। फिर मैंने क्या किया, इसको रेडीमेड बना के मार्केट में रख दिया ताकि लोगों को इसको भरना इजी हो जाए। ये गोल चार्ट में देख लीजिए, ऐसे 4 कॉलम है। पहला कॉलम है फिजिकल गोल, दूसरा है मेंटल गोल, तीसरा है फैमिली गोल और चौथा है स्पिरिचुअल गोल। ये 4 हमारे कॉलम्स है। ये कॉलम मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि हमारे जीवन में हमें सुखी भी होना है और मन की शांति भी चाहिए। सुखी होने के लिए और मन की शांति के लिए सिर्फ पैसा नहीं, और भी कुछ जरूरी है, और ये चारों चीज़ जरूरी है। अगर हमारे जीवन में ये चारों चीज़ बैलेंस में आ जाए फिर हमें सुख और शांति मिलेगी। पहले है हमारा फिजिकल गोल। ये फिजिकल गोल के अंदर कैरियर, हेल्थ एंड वेल्थ, ये तीनों चीज़ आ जाता है। कैरियर यानी कि हम जो प्रोफेशन में हैं उसमें हमें कौन सी ऊंचाई तक जाना है। जैसे मैं मेडिकल कॉलेज में था टीचर करके, तो वहाँ मैं पहले लेक्चरर था, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बना, फिर एसोसिएट प्रोफेसर बना, फिर प्रोफेसर बन सकते हैं, फिर डीन ऑफ द मेडिकल कॉलेज बन सकते हैं, मेडिकल डायरेक्टर बन सकते हैं। ऐसे उसकी पोजीशन रहती है। वैसे सभी प्रोफेशन में एक कैरियर की पोजीशन रहती है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कैरियर में कौन सी पोजीशन पे आखिर में पहुंचना है। हेल्थ, आपको कितने साल जीना है और कैसा जीना है वो भी आपको लिखना है। वेल्थ, आपको मंथली इनकम कितनी चाहिए, बैंक बैलेंस कितना चाहिए, आपको गाड़ी कौन सी चाहिए, बंगला कौन सा चाहिए, ये सब आपको डिसाइड करके वहाँ लिखना है। और ये सब एट द हाइट ऑफ योर लाइफ, यानी 50+ में रहे तब। पहले हमें लाइफ टाइम गोल लिखना है और उसके बाद नीचे के स्टेप लिखने हैं। मेंटल गोल के अंदर हमें जो सीखना है वो हमें लिखना है, जो डिग्रियाँ लेनी है। जैसे कि मैं अभी MD हूँ, मगर मुझे और बहुत सारी चीज़ें सीखना है। जैसे मुझे आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करना है, मुझे रेकी सीखना है, प्राणिक हीलिंग सीखना है, NLP सीखना है, हिप्नोटिज्म का एडवांस कोर्स करना है, फायरवर्क का एडवांस कोर्स करना है, ये सब चीज़ करनी है। तो मेरे गोल चार्ट में मैंने ये सब कुछ लिखा है मेंटल गोल में, यानी कि हमें आगे और कुछ जो सीखना है वो सब कुछ हमें यहाँ लिखना है। फिर फैमिली गोल, फैमिली के लिए हमें क्या क्या करना है वो भी हमें डिसाइड करना है और लिख देना है। उसके बाद सोशल एंड स्पिरिचुअल गोल, हमें समाज के लिए क्या करना है, हमारी आत्मा की उन्नति के लिए क्या करना है, ये भी हमें डिसाइड करके लिखना है। पूरे लाइफ का टोटल लिख देना है, और ये ऊपर के लाइन भरने के बाद फिर नीचे के स्टेप लिखने हैं। इसको हम बोलते हैं पर्पस ऑफ लाइफ। एक बार हमें ये मालूम पड़ गया कि हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, फिर नीचे का स्टेप डिसाइड करना बहुत इजी हो जाता है। फिर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हमें कैरियर में यहाँ तक पहुँचना है 20 साल में, तो 1 साल में मैं कहाँ तक पहुँचूँगा, 5 साल में कहाँ तक पहुँचूँगा, 10 साल में कहाँ पे पहुँचूँगा। ऐसे हमें स्टेप डिसाइड करने हैं, उसके माइलस्टोन डिसाइड करने हैं। ये सब भर जाने के बाद हमारे 3-4 सवाल का जवाब आ जाएगा। मुझे क्या करना है, क्या पाना है, क्या बनना है। ये जो गोल चार्ट है उसमें 2 पार्ट है। एक जो पार्ट आप देख रहे हैं और दूसरा पार्ट यहाँ पे नीचे है। ये भी बहुत ज़रूरी पार्ट है, और ये है कि हमारा वर्तन कैसा होना चाहिए, लोगों के साथ हमें कैसा बिहेवियर करना चाहिए। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको लगता है मेरा वर्तन अच्छा नहीं है, मेरा बिहेवियर लोगों के साथ अच्छा नहीं है? हाथ ऊपर कीजिए। आप क्यों बदलते नहीं अपना वर्तन? क्या रीज़न क्या है? आपको मालूम है वर्तन अच्छा नहीं है, क्यों नहीं बदलते हैं? आप सोचते हैं कि हम बदल नहीं सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज करवाने को जा रहा हूं जो आपका वर्तन बदल देगी, अगर आप ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से करोगे तो। दूसरी बात है कि जो लोग सोचते हैं कि मेरा वर्तन अच्छा है, उनको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि रियल में आप सोचते हैं वो सही है या गलत है। शायद आप सोचते हैं कि आपका वर्तन सही है, मगर ये एक्सरसाइज के बाद आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि आप जो सोचते थे वो सही है या नहीं है। ये एक्सरसाइज हम करेंगे, पहले समझ लीजिए एक्सरसाइज क्या है।
आपको थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके अगले 24 घंटे के बारे में सोचना है और ये सोचना है कि अगले 24 घंटे मैं लोगों के साथ कैसा बर्ताव करूंगा, मेरा बिहेवियर 24 कलाक के लिए, अगले 24 घंटे के लिए लोगों के साथ कैसा रहेगा। ठीक है? अच्छा, लोगों के साथ यानी क्या? हमारे फैमिली मेंबर के साथ, यानी हमारे पति पत्नी बच्चे माँ बाप भाई बहन, ये सब जिसके साथ हम हमेशा रहते हैं उन लोगों के साथ। दूसरा, अपने फ्रेंड्स के साथ, मित्र के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये पड़ोसी के साथ और हम जिसके साथ काम करते हैं या पढ़ते हैं उनके साथ मेरा व्यवहार कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में, उसके बारे में आपको सोचना है। समझ लिया? मगर इसमें एक खास बात याद रखनी है। आपको ये सोच के ये प्लान करना है कि मान लीजिए कि अगर आपके जीवन का ये आखिरी 24 घंटा है, कल सुबह 11 बजे आपको ऊपर जाने की टिकट आ गई है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, ऊपर वाले ने आपको कॉल लेटर भेज दिया है, सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। इस 24 घंटे में आपका व्यवहार इन सब लोगों के साथ कैसा होगा, ये आपको थोड़ा सा प्लानिंग करना है आंख बंद करके। समझ गए सब लोग? ओके, आप अपनी आंख बंद करिए और ये सीक्वेंस में सबको याद करिए, पहले फैमिली मेंबर को, बाद में मित्र को, बाद में पड़ोसियों को और फिर आपके कलीग को। ठीक है? आंख बंद करके आप ये प्लानिंग शुरू कर दीजिए। ओके, आंखें खोल दीजिए। मुझे मालूम है मैंने आपको ज़्यादा समय नहीं दिया है, हमारे पास समय कम है इसलिए, मगर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कल घर जाके ये एक्सरसाइज फिर से करिए। शायद 1 घंटा बैठना पड़े, कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपका पूरा जीवन बदल देगा। आपको जिनको लगता है कि मेरा बर्तन खराब है, उनका बर्तन भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, आपने अभी जो देखा बर्तन, आपने जो सोचा और जो अब तक कर रहे थे, उसमें कुछ फर्क लग रहा है आपको? किसको लग रहा है कि अभी मैं जो बर्तन कर रहा हूँ और मैं जो अभी एक्सरसाइज में देखा उसमें फ़र्क है? प्लीज़ रेज योर हैंड। गुड। तो ये दोनों में से सही बर्तन कौन सा है? अभी जो देखा वो या कर रहे थे वो? अभी जो देखा वो। क्यों? क्योंकि एक आदमी का, इंसान का ऐसा स्वभाव होता है कि जब मौत सामने रहती है तब वो सही बर्तन करता है और सही बोलता है। यानी कि आप अगर मौत को सामने रख के अगर ये सोचोगे कि मेरा बर्तन लोगों के साथ कैसा रहना चाहिए, और अगर आप उसको लिख लोगे, पेपर पे लिख लोगे, तो वही बर्तन आपका सही बर्तन रहेगा और वो आपको यहाँ पे लिख देना है जो आपको पर्दे पे दिख रहा है। अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको गारंटी है जब आखिरी 24 घंटा रहेगा तब मुझे नोटिस मिलने वाली है, ऊपर से भगवान आपको नोटिस भेजने वाला है? किसको गारंटी है? नहीं है। किसको भी मालूम नहीं पड़ता है कि हमारे आखिरी 24 घंटे कब आएंगे। तो हम हमारा हर एक दिन को आखिरी 24 घंटा समझ के अगर बर्ताव शुरू कर दे तो हमारा बर्तन सुधर नहीं जाएगा लोगों के साथ। यानी कि अगर हम ये एक्सरसाइज फिर से सिंसियरली घर जाके करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे और ये हमारे सामने लगाया हुआ रहेगा और दिन में कम से कम एक बार इसको पढ़ लेंगे, तो फिर हमारा बर्तन बहुत ही सुधर जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सफल तो हो सकते हैं मगर सुखी होने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा लोगों के साथ बर्तन अच्छा हो। अगर बर्तन अच्छा नहीं रहेगा तो हम सुखी हो ही नहीं सकते। इसीलिए ये एक्सरसाइज ज़रूरी है। ये हुआ हमारे जीवन का नक्शा, मैप ऑफ लाइफ, हमारा गोल चार्ट। एक बार ये गोल चार्ट आपका तैयार हो जाए, फिर इसको दीवार पे लगा दीजिए। दीवार पे लगा दीजिए ऐसी जगह पे कि जहां आप दिन में कम से कम 2 बार देख सके और पढ़ सके। और पढ़िए इसको, क्योंकि हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट रहती है, हम भूल जाते हैं, हमारी प्रायोरिटी बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। इसीलिए हमें ये करता रहना है। क्या होगा कि हम ये गोल चार्ट को बना के अलमारी में रख देंगे और फिर हम पैसे के पीछे ही भागते रहेंगे, कैरियर के पीछे ही भागते रहेंगे, भूल जाएंगे कि हमने क्या डिसाइड किया था। और फिर जब हम दुखी होंगे तब फिर गोल चार्ट निकाल के देखेंगे कि हमने कहाँ गलती की है, तब तक काफ़ी लेट हुआ होगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आप ऐसी जगह पे लगा दीजिए जहाँ आप हमेशा देख सके और अपने आप को रिमाइंडर दे सके। तभी आपके लाइफ बैलेंस में शुरू हो जाएगी, और जब बैलेंस में शुरू हो जाएगी तब आपको सुख और चैन मिलेगा। देखिए, गोल चार्ट में मैंने 4 ऐसे कॉलम्स क्यों बनाए हुए हैं, क्योंकि आप जो अभी पर्दे पे देख रहे हैं ये हमारे जीवन का बिल्डिंग है, उसके 4 पिलर्स है। ये चारों पिलर जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, मजबूत नहीं रहेंगे, तब तक हमें जीवन में खुशी नहीं मिलेगी और शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा।
इसीलिए ये चारों पिलर को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए हमें गोल चार्ट में 4 कॉलम बनाए हुए हैं। इसमें पहला पिलर है भौतिक, जिसमें खास करके तंदुरुस्ती और संपत्ति मैंने लिखा है। दूसरा है मानसिक, मानसिक के अंदर हमारा जो ज्ञान हमें लेना है उसके बारे में लिखा है। और ये ज्ञान कौन सा है, कैसे अच्छी तरह जीने का वो ज्ञान, और अपने जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस के बारे में, ज़्यादा काम के बारे में सीखते रहना वो ज्ञान। जैसे हम LIC के एजेंट है तो LIC के बारे में ज़्यादा ज्ञान जमा करने का, मेडिकल डॉक्टर है तो मेडिकल फील्ड में जो एडवांसेस हो रहे हैं, जो रिसर्च हो रही है उसके बारे में सीखते रहने का। फिर सामाजिक में हमारा ये भी ज़रूरत है कि लोग हमें चाहे और हम लोगों को चाहे। सोच लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, बहुत बड़ा नाम है, मगर आपको कोई चाहने वाला नहीं है या आप किसको चाह नहीं सकते, तो क्या आप सुख पाओगे? नहीं। ये भी ज़रूरी है हमारे लिए। और स्पिरिचुअल के अंदर खास ज़रूरी ये है कि हम अपने आप को पहचानें। अपने आप को पहचानें यानी हमारी हाइट कितनी है, हमारे पास कितने सूट है, ये नहीं। हमारा सोचने का तरीका क्या है, वेदर आई एम ए पॉजिटिव थिंकर और नेगेटिव थिंकर, हमारे इरादे क्या है, कौन से प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ को मैं फॉलो करता हूँ, ये हमें सोचना है, हमें पहचानना है। हमारा मिशन क्या है लाइफ में, ये सब चीज़ें। और दूसरी कि समाज के लिए कुछ करते जाइए। आपने कभी महसूस किया होगा कि जब आप दूसरे को मदद करते हैं तब आपको अच्छा लगता है, जब आपको दूसरे की मदद लेनी पड़ती है तब आपको अच्छा नहीं लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको अच्छा फील करना है तो आप लोगों को मदद करते जाइए। बहुत पैसा कमाने के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे सुख नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी तक उसने किसको मदद करने की कोशिश ही नहीं की। फिर आगे जाके वो जल्दी से डोनेशन देना शुरू कर देते हैं और ये शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं, अभी से आप बैलेंस में जीना शुरू कर दीजिए कि जो भी हमें लोगों को मदद करना है, समाज के लिए करना है, वो हम अभी से करेंगे। इसे बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ लाइफ। मेरे पास कितने लोग अपने प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स और क्या क्या प्रॉब्लम। जब मैं ये प्रॉब्लम के बारे में सोचता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों हुए, तब मुझे लगता है कि ये लोग के जीवन में इसलिए प्रॉब्लम आया क्योंकि उन्होंने लाइफ में बैलेंसिंग नहीं सीखा था। एक ही पिलर को स्ट्रॉन्ग करते गए, बाकी तीनों पिलर को ऐसे ही छोड़ दिया। तीनों पिलर वीक हो गए और उनके जीवन में झंझावतें आ गई। कितनी बड़ी फैमिली है हमारे देश में जिसमें प्रॉब्लम शुरू हो गए। आप पेपर में पढ़ते रहते हैं कि कितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बैलेंसिंग करना नहीं सीखा है। इसीलिए अब तक हमने यह बात की कि सही दिशा की मेहनत। अब हम ये बात करेंगे कि सही रीत क्या परिश्रम। हमें वर्किंग इन राइट डायरेक्शन, हमें जो काम करना है उसमें रीत भी सही होनी चाहिए। सही रीत का परिश्रम यानी क्या? ऊपर वाले ने हमें जो 2 शक्तियाँ दी है, ये दोनों शक्तियों को हम पहचाने और वो शक्तियों को अच्छी तरह से हम इस्तेमाल करने का तरीका सीख ले, वो है हमारा सही तरीके का परिश्रम। ऊपर वाले ने हमें कौन सी 2 शक्ति दी है? शारीरिक शक्ति एंड मानसिक शक्ति, यानी कि मसल पावर एंड माइंड पावर। हम लोग जो काम करते हैं उसमें कौन सी शक्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शारीरिक या मानसिक? माइंड पावर। माइंड पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आज बात करेंगे ये माइंड पावर के बारे में। अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको लगता है कि ऊपर वाले ने आपको माइंड पावर कम दिया है? कोई है ऐसे? आपको ऐसा लगता है माइंड पावर कम दिया? ऐसा क्यों लगता है? मेमोरी बहुत वीक है। अच्छा, वीक है तो ऊपर वाले ने कम नहीं दिया है, जो दिया था उसको हमने बिगाड़ दिया है, इसलिए। और दूसरी बात यह है कि मेमोरी कभी स्ट्रॉन्ग एंड वीक हो ही नहीं सकती। मेमोरी सिर्फ 2 टाइप की रहती है, ट्रेंड मेमोरी एंड अनट्रेंड मेमोरी। वो आपका सिर्फ एक सोचने का तरीका है। एक्चुअली वीक या स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती नहीं है, सिर्फ आप कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। वैसे माइंड पावर ऊपर वाले ने सबको एक सरीखा दिया है, फ़र्क होता है सिर्फ उसको इस्तेमाल करने का। कुछ लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग कम इस्तेमाल करते हैं। हम अभी यहीं देख लेते हैं, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 100% माइंड पावर यूज़ किया है? कोई नहीं है? 50% वाले नहीं? 25% वाले नहीं? 10% वाले है? 10% वाले, गुड। 5% वाले, सीधा हाफ करते जा रहा हूँ। 5% वाले नहीं? 2.5 वाले, 1.25 वाले, 1-2 है, गुड। फिर 0.00 समथिंग वाले, और जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया, मैं मान लेता हूं कि आपने कभी माइंड पावर को इस्तेमाल ही नहीं किया, शायद आपको मालूम ही नहीं कि आपके पास माइंड पावर है, इसीलिए लोग आपको। नहीं, ये तो मालूम है माइंड पावर है, मगर कितना है ये नहीं मालूम। अच्छा, ओके। मगर जिन्होंने इस्तेमाल नहीं किया ऐसे भी लोग होंगे शायद,
इसीलिए लोग आपको बोलते हैं नेवर माइंड करते हैं। वैसे इनका बात सही है, हमें यही नहीं मालूम कि हमारे पास कितना माइंड पावर है, और इसीलिए उसको कैलकुलेट करना मुश्किल है। पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमारे पास माइंड पावर कितना है, तभी हम सही तरीके से बता सकते हैं कि हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। सही बात है। आज मैं ये बताऊंगा कि अपने पास कितना माइंड पावर है। प्रोफेसर विलियम जेम्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर ने एक बार कहा था कि संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10% से ज़्यादा माइंड पावर का इस्तेमाल कभी नहीं किया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमें माइंड पावर के बारे में, मन की शक्ति के बारे में बहुत सारी अज्ञानता है। हमें यही नहीं मालूम कि हमारे पास माइंड है या नहीं है, और है तो कहाँ पे है, माइंड क्या है, कितने माइंड है, ये माइंड की कितनी शक्तियाँ है, ये सब चीज़ें हमें नहीं मालूम है, और उसको खास करके कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ें नहीं मालूम होने की वजह से हम माइंड पावर का बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ यही अज्ञानता है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो यही बात करेंगे कि मन क्या है, मन कैसे काम करते हैं, कितने मन है, मन कहाँ पे है, ये मन की शक्तियाँ क्या है, मन को कैसे इस्तेमाल किया जाए। अगर आपको ये सब मालूम हो जाए तो अब तक आप जो माइंड पावर का इस्तेमाल करते थे उससे बहुत गुना ज़्यादा आप इस्तेमाल कर पाओगे। शायद ये 10% से भी ज़्यादा, 20%, 30%, 40%। सोच लीजिए कि आपने अभी तक 5 या 10% माइंड पावर यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है, फिर भी आप कितना कुछ पा चुके हैं। अच्छी पोजीशन पे है, आपके पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, सब कुछ है। तो अगर आप माइंड पावर का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो क्या हो सकता है? धीरूभाई अंबानी बन सकते हैं, बिल गेट्स बन सकते हैं, सोनिया गांधी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। आज हम यही बात करेंगे कि माइंड पावर क्या है। वैसे रामायण में एक किस्सा है कि हनुमान जी को भी मालूम नहीं था कि उनके पास कितनी शक्तियाँ हैं, आपको मालूम है? और उनकी शक्तियों का परिचय उनको किसने करवाया था? जाम्बुवन ने करवाया था। आजकल मैंने भी जाम्बुवन का काम शुरू कर दिया है। लोगों को मैं ये बताता हूँ कि आपके पास कितनी शक्तियाँ हैं, खास करके मन की शक्तियाँ, जिसका इस्तेमाल करके आप जीवन में कितना सफल और सुखी हो सकते हैं। आज हम यही बात करेंगे, मन मन मन, ओनली माइंड। मन के बारे में जो सबसे पहले अज्ञानता ये है कि मगज यानी कि दिमाग और मन में क्या फ़र्क है। लोग ऐसा ही समझते हैं कि दिमाग और मन एक ही चीज़ है। नहीं, दिमाग और मन एक ही चीज़ नहीं है। आपको शायद मालूम होगा दिमाग और मन में क्या फ़र्क है। आपको मालूम है? नहीं मालूम है? बोल नहीं सकते। अच्छा, मालूम है? आपको मालूम है? दिमाग हमारे शरीर का एक भाग है। वेरी गुड। और मन हमारा सेंसेशन है। ओके, यस सर। इट्स लाइक ए सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ओके, वेरी गुड। जरा और डिटेल में समझाएंगे? यस। नहीं मालूम है? आपको मालूम है? नहीं मालूम है? ओके, मालूम है? दिमाग जो है हार्डवेयर है। वो तो उन्होंने बताया, और कुछ बताइए। यस सर। दिमाग यानी जो हम काम करते हैं वो दिमाग से करते हैं, और जो सोचते हैं वो मन से सोचते हैं। ओके, हाँ हाँ। और? यस सर। વિચારોનું સાતત્ય એ મન। हाँ, और दिमाग यानी? નવા નવા વિચારો આવે એ દિમાગ। ओके, देखिए कितना कन्फ्यूजन है। मैं आपको बताता हूँ दिमाग और मन में क्या फ़र्क है। दिमाग हमारे शरीर का एक हिस्सा है, एक अंग है, एक पार्ट है, बॉडी का एक पार्ट है, एक भौतिक पदार्थ है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम काट सकते हैं, जिसका हम फोटोग्राफ ले सकते हैं, जिसका हम नाश कर सकते हैं। इट्स ए फिजिकल एंटिटी। मन ये कोई पदार्थ नहीं है, शरीर का कोई अंग नहीं है, शरीर में से उत्पन्न होती शक्ति है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम काट नहीं सकते, जिसके ऊपर ऑपरेशन नहीं कर सकते, जिसका फोटो नहीं निकाल सकते, जिसका नाश नहीं कर सकते। जैसे बिजली है, इस दीवार में से बिजली बहती है, हम देख नहीं सकते मगर बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी देखिए आपने बिजली? नहीं देखी है तो बिजली देखी नहीं है, फिर भी हम इस्तेमाल करते हैं। वैसा ही मन है। मन भी बिजली जैसी एक शक्ति है जो हमारे शरीर में से उत्पन्न होती है और दुनिया की और शक्तियों के साथ जुड़ी हुई है। इन्होंने जैसे बताया कंप्यूटर के लैंग्वेज में, दिमाग यानी हार्डवेयर, मन यानी सॉफ्टवेयर। हम जो इस्तेमाल करते हैं वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो हमारे हार्डवेयर के अंदर है। हमारे ये बॉडी, ये दिमाग, ये सब हमारा हार्डवेयर है और उसके अंदर हमारा ये सॉफ्टवेयर रहता है जिनको हम मन बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे वो सॉफ्टवेयर की जिसका हम प्रतिदिन यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे मन की। हमारे पास ऐसे दो मन है, जागृत मन
और अर्ध जागृत मन। इनका जैसे नाम है वैसा ही इनके काम है। जागृत मन हमारी जागृत अवस्था में ही हम इस्तेमाल करते हैं। जब हम सो जाते हैं या बेहोश होते हैं तब हम जागृत मन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अर्ध जागृत मन 24 घंटा काम करता है, 24 आवर्स काम करता है। ये दोनों में खास तफावत है। दूसरा एक खास तफावत यह है कि जागृत मन के पास सिर्फ 10% पावर है, जबकि अर्ध जागृत मन के पास 90% पावर है। ये एक खास तफावत है। फिर से मैं बोलता हूँ, जागृत मन सिर्फ जागृत अवस्था में काम करता है, अर्ध जागृत मन 24 घंटा काम करता है। अब आपका कौन सा मन काम कर रहा है ये टाइम पे? ओनली जागृत मन? नहीं, अभी दोनों काम कर रहे हैं। जब आप सो जाओगे तब सिर्फ अर्ध जागृत मन काम करता होगा, जागृत मन आराम करता होगा। अब हम एक के बाद एक मन के बारे में बात करेंगे कि जागृत मन के पास कौन सी शक्तियाँ है और अर्ध जागृत मन के पास कौन सी शक्तियाँ है, और उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि ये दोनों को कैसे अच्छी तरह इस्तेमाल किया जाए। तो पहले हम बात करेंगे जागृत मन की शक्तियाँ। हमारी जो ये 5 इंद्रियां है, ये इनके ऊपर कंट्रोल हमारा जागृत मन का है। आँख, कान, नाक, जीभ और हमारी चमड़ी, स्पर्श, ये 5 इंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोल जागृत मन से होता है। हम जो हलन चलन करते हैं, जो मूवमेंट्स करते हैं, ये मूवमेंट्स हम जागृत मन से करते हैं। हम जो सोचते हैं, ये सोचने का काम हम जागृत मन से करते हैं। आपको अनुभव है कि जब आप सुबह उठते हैं तब सोचना शुरू हो जाता है, रात को सो जाते हैं तो सोचने का बंद हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जागृत मन से होते हैं। अगर अर्ध जागृत मन से हम सोचते थे तो रात भर भी सोचते रहते थे, ऐसा नहीं होता है। यानी कि सोचने का काम हम जागृत मन से करते हैं। वैसे सोच 2 टाइप की रहती है। कौन सी 2 टाइप है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच, अच्छी सोच, बुरी सोच। कौन सी सोच अच्छी है? पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक सोच। सकारात्मक विचार कौन से रहते हैं जरा हम देख लेंगे। मेरा भाग्य उज्जवल है, सभी लोग अच्छे हैं, मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, लोग मुझे खूब चाहते हैं, मैं बहुत कुछ जानकारी रखता हूँ और सतयुग आ रहा है। ये सब हमारी सकारात्मक सोच है। नकारात्मक सोच हम देखें, मेरा भाग्य में अंधेरा ही अंधेरा है, किसी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, मेरा सारा जीवन ही समस्या से भरा पड़ा है, लोगों को मेरी कोई कदर ही नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं आता है, विशल काली काल है, यानी कि कलयुग चल रहा है। ये सब बातें हैं। ये जो विचार है वो नेगेटिव थिंकिंग है, नकारात्मक सोच है। कौन सी सोच करनी अच्छी है, सकारात्मक या नकारात्मक? पॉजिटिव। कितने लोग मानते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग अच्छा है? सब लोग, वेरी गुड। अच्छा, अब दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं? ऑलवेज, वेरी गुड। 50% लोग ऐसे हैं। ओके, देखिए, जो लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया वो क्यों हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग नहीं करते हैं? आपको मालूम सबको है कि पॉजिटिव थिंकिंग अच्छा है, फिर भी ऐसा क्यों होता है कि आप नहीं करते हैं? क्योंकि करना अलग बात है, जानना अलग बात है। हम सबको मालूम है सिगरेट पीना हानिकारक है, 50% लोग पीते हैं। दारू पीना नुकसान करता है, फिर भी लोग करते हैं। क्योंकि हम जो करते हैं वो हम सोचने के हिसाब से नहीं करते हैं, हमारी आदत होती है। गुस्सा करना बुरी बात है, हमें मालूम है, फिर भी हम गुस्सा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी आदत बन जाती है। और कंप्यूटर लैंग्वेज में आदत यानी क्या? प्रोग्राम्स। हमारे यहाँ प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं और ये प्रोग्राम हमें कंट्रोल करता है। हम ऐसा सोचते हैं कि हम आज़ाद हैं। नहीं, हम आज़ाद नहीं हैं, हम गुलाम हैं हमारी आदतों के, हमारे प्रोग्राम्स के। गुस्से होने का प्रोग्राम, चिंता करने का प्रोग्राम, नेगेटिव थिंकिंग करने का प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हमारे ये कंप्यूटर में भरा पड़ा है और ये प्रोग्राम हमें कंट्रोल करता है। हमें मालूम है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा हो जाता है। हमें ये मालूम है कि नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग हो जाता है। हमें मालूम है दारू पीना अच्छी बात नहीं है, हम दारू पी लेते हैं क्योंकि आदत है हमारी। तो ये आदत की वजह से ऐसा होता है और हम इसको बदल क्यों नहीं सकते हैं? क्योंकि ये जो प्रोग्राम जहाँ पे पड़ा है उसको अगर हम समझ नहीं पाए, सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहता है, वहाँ नहीं समझ पाए और उसको निकालने का हमें सही तरीका नहीं मालूम है, फिर हम इसको बदल नहीं सकते। इसीलिए मेरे पास कितने सारे लोग आते हैं जिनकी ये आदत बदलनी है, उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए, फिर भी ये नहीं कर सकते। तो अब हम ये देखेंगे कि इसको कैसे बदला जाए।
मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं कि साहब आपकी बात सही है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए। मैं प्रयत्न भी काफ़ी किए मगर नहीं होता है। मैं जब उसको पूछता हूँ आपने क्या प्रयत्न किए, तो बोलते हैं कि मैं हर रोज़ सुबह उठ के ये तय करता हूँ, डिसाइड करता हूँ कि आज मैं नेगेटिव थिंकिंग नहीं करूँगा। मैं पूछता हूँ फिर क्या होता है, तो बोले उस दिन ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग हो जाता है। मैंने बोला कि आपके ये जो तरीका है वही गलत है, क्योंकि आप जो सुबह में डिसाइड करते हैं वो अपने आप होना शुरू हो जाता है। आपको अगर ट्राई करना है तो करिए। आप एक दिन सुबह उठ के डिसाइड कर लीजिए, तय कर लीजिए कि आज मैं बंदर के बारे में नहीं सोचूंगा। देखिए पूरा दिन आपको बंदर की बातें याद आएगी, बंदर ही दिखेगा। आपने सुबह में बंदर को याद कर लिया, पूरा दिन आपको बंदर ही दिखेगा, क्योंकि ये तरीका ही गलत है। अगर आपको पॉजिटिव थिंकिंग शुरू करना है तो आप अपने आप को ये बोलिए कि आज सिर्फ मैं पॉजिटिव थिंकिंग ही करूँगा, तब आपका पॉजिटिव थिंकिंग शुरू होगा। वैसे नेगेटिव थिंकिंग को दूर करके पॉजिटिव थिंकिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे हम अंधेरे को दूर करने के लिए जो करते हैं वही, अंधेरा यानी नेगेटिव थिंकिंग, उजाला यानी पॉजिटिव थिंकिंग। देखिए पर्दे के ऊपर अंधेरा है, नेगेटिव थिंकिंग है, उसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, लाइट जलाएंगे, अपने आप अंधेरा दूर हो जाएगा। बिल्कुल वैसा है, अगर आपको नेगेटिव थिंकिंग की आदत निकालनी है तो आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग करने का डिसाइड करना है। डेली सुबह अपने आप को बताइए कि मुझे आज पॉजिटिव थिंकिंग करना है, और पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए कुछ आप हेल्प ले लीजिए। आप पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए हेल्प के लिए मैंने मन की प्रार्थना नाम की एक किताब निकाली है, कैसेट और सीडी है। ये मन की प्रार्थना ये पॉजिटिव कमांड है अपने लिए। अगर ये मन की प्रार्थना रोज़ सुबह में आप एक बार सुन लोगे या पढ़ लोगे तो आपके अंदर ये ऑटो सजेशन यानी स्वसूचन द्वारा सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव कमांड चले जाएंगे। और साइकोलॉजी मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है कि आप जो काम 21 दिन तक कॉन्शियसली करते हैं वो 22वें दिन पे आपकी आदत हो जाती है। यानी कि आप मन की प्रार्थना 21 दिन तक रेगुलरली करोगे, एक भी दिन के छोड़ के बिना, यानी ब्रेक नहीं होना चाहिए। मान लो आप 15 दिन पे भूल गए, एक दिन आपको प्रार्थना करने का टाइम नहीं मिला, तो आपको 16वां दिन को एक दिन गिन के फिर से शुरू करना है, क्योंकि मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि 21 दिन तक जो काम हम प्रयत्न से करते हैं वो 22वें दिन पे अपनी आदत हो जाती है। यानी कि आपको नेगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग की आदत डालनी है तो आप 21 दिन तक पॉजिटिव थिंकिंग करिए, यानी कि मन की प्रार्थना पढ़िए या सुनिए ध्यान से, तब आप पॉजिटिव थिंकर बन सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कोई भी प्रार्थना का दो फायदा होता है, एक मैकेनिकल एंड दूसरा साइकोलॉजिकल। अगर आपको प्रार्थना के हर शब्द का अर्थ मालूम है तब आपको साइकोलॉजिकल फ़ायदा होगा, अगर अर्थ मालूम नहीं है तो सिर्फ मैकेनिकल फ़ायदा होगा। इसलिए ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए जिसका आपको अर्थ मालूम हो। ये मन की प्रार्थना के जो शब्द है इतने सिंपल है, इतने सहले है कि आपको सब उसके अर्थ मालूम पड़ेंगे। ऐसे मेरे पास काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मन की प्रार्थना 21 दिन तक करके अपने जीवन को बदल दिया है, पॉजिटिव थिंकिंग करवा दिया है। दूसरी बात यह है कि हमारा नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो क्यों जाता है और कब होता है। जब हम बच्चे से जब बड़े होते हैं तब हमारे साथ जो बर्ताव किया जाता है, हमारे सामने जो बोला जाता है, हमारे लिए जो कहा जाता है, ये सब चीज़ हमारे माइंड में रिकॉर्डिंग हो जाती है और ये रिकॉर्डिंग हमारी आदत बना देती है। अमेरिका में एक रिसर्च हुआ था, एक सर्वे हुआ था कि जब बच्चा पैदा होता है तो 18 साल तक उनके बारे में जो कहा जाता है उसमें कितना नेगेटिव होता है, कितना पॉजिटिव होता है। उनके साथ परमानेंटली एक रिकॉर्डिंग मशीन चालू करके रख दिया गया, पैदा हुआ तब से 18 साल तक, और 18 साल के बाद जब उसको एनालाइज किया गया, पृथक्करण किया गया, तब मालूम पड़ा कि अमेरिका में एवरेज हर बच्चा 18 साल पूरा करने के पहले 36 घंटे तक कंटिन्यूस चले ऐसे नेगेटिव कमांड ग्रहण करता है, अंदर ले लेता है, चाहे वो अपने पेरेंट्स से हो, शिक्षक से हो, टीवी से हो, पड़ोसियों से हो, कहीं से भी हो। कैसा कि तू गधा है, तेरे में अक्ल नहीं है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे नेगेटिव कमांड। सोच लीजिए कि आपको कोई बिठा के 36 घंटे तक तुम्हारे बारे में नेगेटिव बोलते रहे कि तुम्हारे में कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाएगा, तुम गधा है, तुम्हारा दिमाग अच्छा नहीं है, ऐसी बातें करते रहे तो आपके दिमाग की क्या हालत होगी। वैसे हमने ईसप की कथा सुनी हुई है। ईसप की कथा में है कि एक ब्राह्मण अपने कंधे पे बकरी उठा के जा रहा था, उसको कुछ धूर्त लोग मिले, उनको लगा कि इनसे बकरी ले लेनी है, तो उन्होंने आइडिया किया, 4 लोगों ने मिलके एक के बाद एक दूत आके उससे आके बात करता है और उसको मना लेता है कि उसके कंधे पे जो है वो बकरी नहीं है, कुत्ता है।
पहला आदमी आके बोलता है, अरे ब्राह्मण तुम क्या कर रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, तेरे कंधे पे कुत्ता लेके जा रहा है, तेरा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। तो ब्राह्मण बोलता है, नहीं नहीं ये कुत्ता नहीं है तो बकरी है। ठीक है, वो फिर निकल जाता है। दूसरा आता है, फिर वही बात करता है, अरे ब्राह्मण तुम क्या कर रहा है, कंधे पे कुत्ता लेके जा रहा है। तो बोलता है, नहीं कुत्ता नहीं है, तेरे को दिखता नहीं है, जा यहाँ से। तो चला जाता है। तीसरा आके वही बोलता है, चौथा आके वही बोलता है। फिर ब्राह्मण को लगता है कि शायद मैं ही गलत हूँ, और वो बकरी को फेंक देता है और आगे निकल जाता है। वो लोग उसको बकरी को उठा के लेके जाते हैं। आपने सबने ये कहानी सुनी है। सोच लीजिए कि अगर 4 बार एक ही बात लोगों को बताई जाए तो आदमी देखने के बाद भी बकरी को कुत्ता समझना शुरू कर देता है। तो अगर आपको 36 घंटे तक चले ऐसे नेगेटिव कमांड आपके कंप्यूटर में डाला जाए तो आपका कंप्यूटर की क्या हालत होगी। और ये तो अमेरिका की हालत है जहाँ बहुत लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं। हमारे देश की क्या हालत होगी हमें मालूम नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई सर्वे हुआ या नहीं मुझे मालूम नहीं है। मगर ये तो मालूम है कि उससे अच्छा तो हमारा रिजल्ट हो ही नहीं सकता है। शायद 1 साल तक चले इतने कमांड हमारे बच्चे में भर जाता है। तो हमें क्या करना है, इसमें से क्या सीखना है। अब तो जो हो चुका वो भूल जाइए। अब एक बार डिसाइड कर लीजिए कि हम हमारे बच्चे के लिए कभी भी कोई नेगेटिव कमांड नहीं बोलेंगे। हम ये चाहेंगे कि हमारा बच्चा अब आगे जाके नेगेटिव थिंकर नहीं बने। हमारे बारे में भी अभी ये सोचना है कि आगे जाके हम कभी भी किसकी नेगेटिव बातें नहीं सुनेंगे। कहीं भी नेगेटिव बातें चल रही है तो हम क्या करेंगे, वहाँ से उठ के चले जाएंगे। कोई आपसे कलयुग की बातें करना शुरू करे, बहुत कलयुग चल रहा है आजकल, तो जीने का जमाना नहीं है, अपने देश का क्या होगा मालूम नहीं है, ऐसी बातें अगर कोई करना शुरू करे तो आप क्या करोगे, हाथ जोड़ के उठ के चले जाओगे। कलयुग की बातें नहीं सुनोगे, क्योंकि यहाँ जो अभी तक पॉइजन जमा हुआ है उसको निकालने का बाकी है, और ऐड करने से क्या फ़ायदा। पहली बात यह है कि अब नेगेटिव थिंकिंग बंद कर दीजिए। दूसरी बात देखिए कि आप जो भी न्यूज़ देखते हैं या पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, वो न्यूज़ को एक बार एनालाइज करिए, उसमें कितने न्यूज़ नेगेटिव रहते हैं, कितने पॉजिटिव रहते हैं। आपने कभी एनालाइज किया है, सुबह उठ के पेपर पढ़ते पढ़ते कौन से न्यूज़ ज़्यादा रहते हैं, नेगेटिव। कितने, 90%। मैं तो हमेशा देखता रहता हूँ, हैरान हो जाता हूँ कि सुबह उठ के हम 90% नेगेटिव न्यूज़ पढ़ते हैं। हम सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठते हैं, बादाम पिस्ता वाला दूध पीते हैं, अच्छा सा खाना खाता है, क्योंकि हमारा शरीर की हमें फिक्र है, इसकी फिक्र नहीं करते। हम बादाम पिस्ता वाला दूध पी के हमारे बॉडी को टॉनिक देते हैं, मगर यहाँ पे हम पेपर पढ़ते पढ़ते या न्यूज़ की चैनल देखते देखते यहाँ पे हम पॉइजन डाल रहे हैं। पूरे नेगेटिव न्यूज़, बलात्कार, बैंक उठ गई, लूट हो गई, अकस्मात हो गया, इसने इसको तर छोड़ दिया, ये सब चीज़ें ही हम पढ़ते रहते हैं। हमारा ये कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जो मन नाम का कंप्यूटर है, ये एक आधुनिक कंप्यूटर है, और कंप्यूटर का सिद्धांत है गार्बेज इन गार्बेज आउट। हमने अभी तक कितना गार्बेज यहाँ पे डाला है जो हमारे यहाँ से बाहर आता है। मेहरबानी करके अब ये गार्बेज डालना बंद कर दीजिए, कचरा डालना बंद कर दीजिए। अंदर जो कचरा पड़ा हुआ है उसको निकाले। कैसे निकाला जाए, पॉजिटिव थिंकिंग का डोज ऐड करते जाइए, धीरे धीरे फ्लश आउट हो जाएगा, वो निकल जाएगा जो अंदर नेगेटिव थिंकिंग पड़ा है। एक ही तरीका है कि आप इसको बदल सकते हैं। मगर हकारात्मक सोच करने से क्या फायदा होता है। मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है कि आपकी जो बाहर की दुनिया है वो अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब है। अंदर की हमारी दुनिया यानी हमारी सोच, यानी कि थिंकिंग एंड बिलीफ। अगर हमारा थिंकिंग पॉजिटिव रहेगा तो हमारी बाहर की दुनिया में जो हमें अनुभव होंगे वो पॉजिटिव होंगे। अगर अंदर नेगेटिव है तो हमें बाहर की दुनिया का अनुभव नेगेटिव होगा। जिसको हम कलयुग बोलते हैं, वही कलयुग में मैं जीता हूँ, मगर मेरे साथ कोई भी कलयुग का अनुभव नहीं हुआ। किसी ने मेरा जेब नहीं काटा, किसी ने मुझे छुरी नहीं मारी, मेरे घर में चोरी नहीं हुई, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। जो हम कलयुग की बातें करते हैं, मुझे क्यों एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्योंकि मेरे यहाँ पे कलयुग नहीं है। अगर हम यहाँ कलयुग रखेंगे तभी कलयुग के अनुभव हमें होंगे, क्योंकि एक मेंटल लॉ है, एक कॉस्मिक लॉ है कि हमारे विचार वही परिस्थिति को हमारे तरफ खींचता है। आपको आपकी बाहर की दुनिया बदलनी है तो आप एक काम करिए, अंदर की दुनिया बदल दीजिए। आपकी जो सोच है उसको सकारात्मक बनाइए, पॉजिटिव थिंकर बनिए, आपकी बाहर की दुनिया बदल जाएगी। हम जो तर्क करते हैं, लॉजिक, यानी हमारे मन में सवाल उठता है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये सवाल हमारे जागृत मन से उठता है। हम जो पृथक्करण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, ये हमारे जागृत मन से होता है। हम जो अर्थघटन करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं पृथक्करण होने के बाद, ये भी हम जागृत मन से करते हैं। बुद्धि का अंक यानी कि IQ, इंटेलिजेंट क्वोशंट, ये बुद्धि
हमारे कॉन्शियस माइंड में रहती है, जिससे नापने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम IQ बोलते हैं, इंटेलिजेंट क्वोशंट। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जिसका IQ ऊंचा रहा वो हमेशा जीवन में सुखी होता है, सफल होता है। सही बात है? नहीं। IQ का रोल हमारे जीवन की सफलता के लिए और सुख के लिए कितना है? ओनली 10 to 20%। फिर ज़्यादा जरूरी क्या है? EQ एंड SQ। EQ यानी इमोशनल क्वोशंट, SQ यानी स्पिरिचुअल क्वोशंट। ये जो दोनों है EQ एंड SQ, वो हमारे अर्धजागृत मन के पास है। जागृत मन के पास सिर्फ IQ है। और देख लीजिए कि हमारे स्कूल में जो हम ट्रेनिंग लेते हैं, स्कूल और कॉलेज में, बचपन से बड़े होते रहते हैं, तब तक हमें जो ट्रेनिंग दी जाती है वो किस चीज़ की ट्रेनिंग है? सिर्फ IQ बढ़ाने की ट्रेनिंग। बहुत कम स्कूल ऐसी है जहाँ पे EQ और SQ बढ़ाने के बारे में कोई सिलेबस है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हम कहीं नौकरी के लिए जाते हैं तो हमारा क्या चेक किया जाता है? हमारा IQ चेक किया जाता है, EQ और SQ चेक नहीं किया जाता। इसीलिए कभी ऐसा होता है कि हाईली इंटेलिजेंट आदमी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आता है, मगर उनका EQ या SQ कम होने से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान करता है। हम अगर हमारी पर्सनालिटी अच्छी करनी है, डेवलप करनी है, तो ये दो टाइप की पर्सनालिटी है, बाहर की पर्सनालिटी, अंदरूनी पर्सनालिटी, इनर पर्सनालिटी, आउटर पर्सनालिटी। कंप्यूटर की भाषा में बोले तो हार्डवेयर पर्सनालिटी एंड सॉफ्टवेयर पर्सनालिटी। तो ये अंदर की पर्सनालिटी यानी कि सॉफ्टवेयर पर्सनालिटी यानी क्या? IQ, EQ, SQ। जब हम हमारे विकास के बारे में सोचें, हमारा व्यक्तित्व विकास करें, तब हमें यह देखना है कि हमें हमारा फिजिकल पर्सनालिटी सुधारना है और अंदर की पर्सनालिटी यानी IQ, SQ और EQ तीनों सुधारना है। हमारे सामने जो अपॉर्चुनिटीज आती है, मौके आते हैं, उसको पहचान लेना और उसको पकड़ना, ये काम हम जागृत मन से करते हैं। आज आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आई ये प्रोग्राम में आने की और उसके बारे में सीखने की, आपने उसको पहचाना और यहाँ आके आपने प्रोग्राम अटेंड किया। ये दोनों काम आपने जागृत मन से किया है। जजमेंट पावर, क्या सही है और क्या गलत है, ये जो पहचानने की हमारी जो पावर है, ये हमारे कॉन्शियस माइंड के पास है। हम जो निर्णय करते हैं, डिसीजन लेते हैं, वो भी हम जागृत मन से करते हैं। आपको मालूम है कि आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो जागृत मन से दिन को लेते हैं, रात को कोई नहीं लेता है, क्योंकि रात को जागृत मन काम नहीं करता है। और हमारे हर डिसीजन हमारे भविष्य को बनाता है। एक बार हमने कुछ काम करने का निर्णय किया, फिर उसके बाद हम उसका अमल करते हैं, एक्शन लेते हैं। ये एक्शन लेने का काम हम जागृत मन से करते हैं। हम जो पसंद करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, क्या खाना, क्या पहनना, कौन सी गाड़ी खरीदना, ये हम जागृत मन से करते हैं। हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न होती है, ये इच्छा हमारे जागृत मन से होती है। आपको मालूम है, सुबह उठते हैं तो इच्छाएं शुरू हो जाती है, रात को जब सो जाते हैं इच्छाएं पूरी हो जाती है। इसका मतलब ये जागृत मन से उत्पन्न होती है। अब सबसे अगत्य का काम हमें जो करना है, जो जागृत मन की जिम्मेदारी है, जो हम नहीं करते हैं या जानते नहीं हैं, वो ये है, हमें जागृत मन से अर्ध जागृत मन के दरवाजे पर खड़ा रह के पहरेदारी करनी है, चौकीदारी करनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्ध जागृत मन बहुत ही पावरफुल मन है, मगर उसकी कुछ विचित्रता है, उसकी कुछ ऐसी खासियतें हैं जिसकी वजह से अगर उसकी चौकीदारी नहीं की तो ऐसा हो सकता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या पैदा हो जाए। ऐसी कौन सी विचित्रता है जिनकी वजह से हमें ये चौकीदारी करनी पड़ती है? उसकी पहली विचित्रता यह है कि नकारात्मक आदेश का अमल वो तुरंत ही कर देता है, उसको नेगेटिव कमांड पे काम करना अच्छा लगता है। उसकी दूसरी खासियत ये है कि वो मजाक नहीं समझता है। उसको आप मजाक में भी कुछ नेगेटिव बोलोगे तो मजाक नहीं समझेगा, उसको हकीकत समझ के जीवन में प्रॉब्लम कर देगा। तीसरी खास बात यह है कि सिर्फ आपका नहीं, दूसरे का कमांड भी ले लेता है। इसीलिए हमें यह भी देखना है कि हमारी तरफ से कोई नेगेटिव कमांड उनके पास नहीं चला जाए, और दूसरे के अगर कोई नेगेटिव कमांड हमारे पास आ रहा है तो उसको भी हम रोक ले। चौकीदारी का काम हमें दो तरीके से करना है, एक तो हमारे नेगेटिव कमांड को हमें रोकना है और दूसरे के कमांड को भी हमें रोकना है। और ये क्यों रोकना है? क्योंकि खास बात यह है कि एक बार नेगेटिव कमांड अर्ध जागृत मन के पास चला गया, फिर आप उसको वापस नहीं ले सकते। अर्जुन के तीर जैसा है, एक बार छूट गया, उसको आप वापस नहीं ले सकते। इसीलिए जरूरी है कि हमें नेगेटिव कमांड को अपने तरफ रोकना है। ये चार बातें ऐसी है जो हमें मजबूर करती है कि हम अर्ध जागृत मन के ऊपर चौकीदारी करें, पहरेदारी करें। क्योंकि अगर ये काम में हम फेल हो गए तो हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि अर्ध जागृत मन एक विचित्र मन है। वैसे फिल्मों में से बहुत काफ़ी बातें सीखने को मिलती है।
आप लोग हिंदी फिल्में देखते हैं नहीं देखते? फिल्में दो तरीके से देखी जाती है, दिल से और दिमाग से। आप में ऐसे कितने लोग हैं जो दिमाग से फिल्में देखते हैं? कोई नहीं। हिंदी फिल्मों में दिमाग की जरूरत नहीं रहती है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हिंदी फिल्मों में भी अगर दिमाग इस्तेमाल किया तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। एक ऐसी फिल्म मैंने देखी थी जिसमें ये एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह से आया हुआ था, और ये फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम। आप में से कितने लोगों ने देखी है फिल्म? गुड, सभी ने देखी है। देखिए, ये फिल्म के अंदर ये बेहतरीन एग्जाम्पल दिया गया है। ये फिल्म की स्टोरी क्या है? ऐश्वर्या राय सलमान खान को प्यार करती है, सलमान खान से शादी करना चाहती है, मगर होता क्या है कि सडनली ऐसा एक एनवायरनमेंट बन जाता है कि उसको अजय देवगन से शादी करनी पड़ती है। फिर अजय देवगन से प्यार करना पड़ता है और सलमान खान को बाय बाय बोलना पड़ता है। यही स्टोरी है। ऐश्वर्या राय जो सलमान खान को सिंसियरली प्यार करती थी, सलमान खान के साथ शादी करना चाहती थी और घर बसाना चाहती थी, मगर उसकी लाइफ में ऐसा चेंज क्यों आया, यू टर्न क्यों आया कि उसको अजय देवगन के साथ शादी करनी पड़ी, अजय देवगन के साथ जीवन बिताना पड़ा? ऐसा क्यों हुआ? इसमें सबकॉन्शियस माइंड का सिद्धांत है। ऐश्वर्या राय गलती से एक नेगेटिव कमांड बोल देती है, और ये नेगेटिव कमांड जैसे ही खत्म होता है और स्टोरी में यू टर्न आना शुरू हो जाता है। आपको याद है ये कौन सा डायलॉग था जिसने ये पूरा यू टर्न दे दिया? यस सर। तुम देखते रहोगे, कोई मेरी जिंदगी में आएगा और मुझे ले जाएगा। वेरी गुड, यानी कि आपने ये पिक्चर दिमाग से देखा है। वेरी गुड, वंडरफुल। देखिए, हिंदी पिक्चर दिमाग से देखने से क्या फायदा होता है। ऐश्वर्या राय का जब सलमान खान के साथ झगड़ा होता है तब गुस्से में बोल देती है, कल शादी में जा रही हूँ, बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, कोई तो होगा जो मुझे अपने प्यार के काबिल समझेगा और मुझसे ब्याह करके लेके जाएगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, देखते रह जाओगे। ये डायलॉग जैसे ही खत्म होता है, लिम्बुड़ा का गाना शुरू होता है, अजय देवगन की एंट्री होती है और ऐश्वर्या के जीवन में पूरा यू टर्न आना शुरू हो जाता है। फिर ऐश्वर्या राय कितनी मेहनत करती है, उसका सलमान खान मिलता नहीं है। समीर, जश्न शुरू होने वाला है, मजा मत खराब करो। ठीक है, बोलो अपनी दिल की बात, मैं सुनूंगी। क्या कहना चाहते थे तुम? मैं अब यही कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे प्यार के काबिल नहीं हो। अच्छा, बैठे रहो फिर। शादी में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, कोई तो होगा जो मुझे प्यार के काबिल समझेगा। और आज अगर उसने मेरा हाथ बाबा से मांग लिया ना, तो फिर तुम देखते रहना खट्टे नींबूड़े। देखिए, एक ही गलत डायलॉग जीवन को कैसा बर्बाद कर सकता है, कैसे बदल सकता है, ये देखने के लिए, समझने के लिए और जानने के लिए फिर से एक बार ये पिक्चर देख लीजिए, हम दिल दे चुके सनम। उसके बाद आप कभी भी ऐसे नेगेटिव डायलॉग नहीं बोलोगे जो आपके जीवन को ऐसे गलत रास्ते पे लेके जाए। वैसे मेरा सवाल यह है कि ऐश्वर्या राय ने यह डायलॉग बोला क्यों? क्योंकि उसने प्रेरणा का झरना मेरी किताब भी नहीं पढ़ी है और मेरा सेमिनार भी अटेंड नहीं किया है। अगर वो कर लेते तो ये डायलॉग कभी नहीं बोलती थी वो। आप कभी ये डायलॉग मत बोलिए। दूसरा एक डायलॉग हम कॉमनली बोलते हैं, मेरी उम्र तुझे लग जाए। ये डायलॉग सही है गलत है? गलत है, कभी नहीं बोलना। मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखा है मेरी मदर के जीवन में। मेरे बहनोई का हार्ट का ऑपरेशन था, बाईपास सर्जरी था। जब मेरी मदर को, माँ को मालूम पड़ा कि मेरे जवाई का ये ऑपरेशन है तो एकदम घबरा गई और भगवान को जाके प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरे जवाई को बचा ले, उनके मरने की उम्र कहाँ है, तू मेरी उम्र उसको दे दे, मेरी मरने की उम्र है, उसकी मरने की उम्र नहीं है। 7 दिन तक मेरे बहनोई हॉस्पिटल में थे, वहाँ पे बाईपास सर्जरी करवाने के लिए दिल्ली में। मेरी मदर यहाँ है अहमदाबाद में बैठी बैठी सुबह भगवान को यही प्रार्थना करती थी, मेरी उम्र उनको दे दे। और क्या हुआ, जिस दिन मेरे बहनोई ऑपरेशन करके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए दिल्ली में बाईपास सर्जरी करवा के, वही दिन को मेरी मदर अहमदाबाद में हार्ट अटैक से गुजर गई, चल बसी। देखिए, मेरी उम्र तुझे लग जाए, इसका एग्जाम्पल मैंने मेरे घर में देखा है। मेहरबानी करके ये डायलॉग कभी भी मत बोलिए। ये प्रोग्राम अटेंड करने के बाद अगर आपको ये डायलॉग बोलना ही है तो इसको बदल दीजिए, मेरी उम्र भी बढ़ जाए और तुम्हारी उम्र भी बढ़ जाए, हम दोनों मजा करें। ये डायलॉग को ऐसा बदल दीजिए। एक हॉस्पिटल के ऊपर एक बहुत अच्छा बोर्ड लगा हुआ था, मुझे बहुत पसंद आ गया तो मैंने लिख लिया। देखिए बोर्ड में क्या लिखा था। यहाँ एक दर्दी आया था, उसको बिच्छू ने काट लिया था, 4 घंटे तक इलाज चला, तब जाकर ठीक हो गया और उसे छुट्टी दी। दूसरी लाइन लिखी थी, यहाँ एक दर्दी आया था जिसे कुत्ते ने काट लिया था, 4 दिन इलाज चला, अच्छा हो गया, छुट्टी दे दी गई। तीसरी लाइन लिखी थी, यहाँ एक दर्दी आया था जिसे सांप ने काट लिया था, 12 घंटा इलाज चला, अच्छा हो गया, छुट्टी दे दी गई। चौथी लाइन लिखी थी, यहाँ एक दर्दी आया था, उसे आदमी ने काट लिया था,
जो महीनों से अंदर है आज तक ठीक नहीं हुआ है। यह बात क्यों लिखी थी? यह मजाक था या कुछ मैसेज था इसके अंदर? बहुत अच्छा मैसेज था। और ये क्या मैसेज था कि अगर आपको बिच्छू ने काटा, सांप ने काटा, कुत्ते ने काटा तो डरिए मत, डॉक्टर के पास इलाज है। मगर अगर आदमी ने काट लिया तो डरने वाली बात है, क्योंकि आदमी जितना जहरीला इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। ये इसका मैसेज था। एनीवे, मेरा सवाल यह है कि इंसान इंसान को काटता है क्या? आदमी आदमी को काटता है? हाँ या ना? यस और नो? नो? अच्छा, कितने लोग मानते हैं काटता है? यस कितने बोलते हैं? गुड। कैसे काटते हैं? कैसे काटता है? आदमी आदमी को कैसे काटता है? देखिए, आजकल कुत्ते भी सोचते हैं कि हमारा काम ये आदमी ने कैसे संभाल लिया, ये तो हमारा काम था काटने का। अच्छा, कैसे काटता है? मन पे कैसे घाव करता है? बुरा बोल के। वेरी गुड। हाँ, हम जो काटते हैं वो दांत से नहीं, हमारी जबान से काटते हैं, हमारे शब्द से काटते हैं। देखिए कैसी जबान हम यूज करते हैं। तुझ में तो जरा से भी अक्ल नहीं है, यह बात तेरी समझ में नहीं आएगी। मेरे तो भाग्य ही फूटे हैं जो तुम्हारे साथ पाला पड़ा। तुम कभी नहीं सुधरेगी, तुम एक दिन परिवार का नाम डुबो के ही रहेगी, तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ऐसे जो डायलॉग है वो जब सामने वाला सुनता है तब उसका नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो जाता है, हम उसको काटते हैं। और जिसका ज़्यादा नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो गया वो जीवन में हमेशा के लिए बिना काम का हो जाता है, बिल्कुल निकम्मा हो जाता है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, डिप्रेशन, ये सब बीमारी है, ये ऐसे नेगेटिव कमांड से आती है। मेहरबानी करके ऐसे नेगेटिव कमांड किसी के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि अगर ऐसे कमांड यूज़ करना शुरू किया और सामने वाले का नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो गया, फिर क्या होगा? वो जीवन में कुछ काम का नहीं रहेगा। साइकेट्रिक इलनेस, मानसिक बीमारियाँ शुरू हो जाएगी। और आपको मालूम है कि मानसिक बीमारियाँ एक बार हो गई तो उसको ठीक करना कितना मुश्किल काम है। इसलिए कभी ऐसे डायलॉग मत बोलिए। एक बार मेरे पास एक आदमी आके मुझे पूछता है कि जीतू भाई मुझे समाज सेवा करनी है, मैं कैसे करूँ? तब मैंने उसको क्या जवाब दिया था? समाज सेवा शुरू करनी है तो एक काम करिए, किसको काटना बंद कर दीजिए, किसी को काटिए मत। क्योंकि हम जो भी कुछ करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसानकारी काम है वो यही है, दूसरे के लिए नेगेटिव काम करना है, यानी कि हम दूसरे को काटते हैं। अगर हमें समाज सेवा शुरू करनी है तो पहले ये डिसाइड कर लेंगे कि हमें दूसरे के लिए कभी भी नेगेटिव कमांड यूज़ नहीं करना है। आप में से ऐसे कितने लोग मानते हैं कि जीतू भाई की बात सही है कि हम दूसरे के लिए नेगेटिव कमांड यूज़ नहीं करें? वो सबसे बड़ी समाज सेवा है। हाथ ऊपर कीजिए। गुड। फिर एक हम काम करते हैं, हम खड़े होकर एक शपथ लेते हैं, एक प्रतिज्ञा करते हैं, जो हमारे जीवन में बहुत जरूरी प्रतिज्ञा है। आप सब अपनी जगह पे खड़े हो जाओगे और मैं आपसे प्रतिज्ञा करवाता हूँ, हाथ ऐसा करके। हाथ सीधा करके, और मैं आपको जो बोलता हूँ आप रिपीट कीजिए। मैं आज के बाद कभी भी किसी को भी जाने या अनजाने में काटूंगा नहीं। थैंक यू। बैठ जाइए। आपने बहुत बड़ी प्रतिज्ञा कर ली। मेहरबानी करके इस प्रतिज्ञा को पालिए। जीवन की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है समाज सेवा शुरू करने के लिए। किसी के लिए भी कभी भी कोई नेगेटिव कमांड यूज नहीं करना है। मगर आपको यह नहीं लगता कि प्रतिज्ञा आपने बहुत कम लोगों ने ली है, मगर इस शहर में तो बहुत सारे लोग हैं जिनको इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। वो लोग जिनको ये ज्ञान नहीं है वो तो अपनी आदत से आपको काटते रहेंगे और आपको नुकसान करते रहेंगे। तो आपको अपने आप को ये काटने से कैसे बचाना है या इसके जहर से कैसे बचाना है, ये आपको नहीं लगता है कि आपको जान लेना चाहिए? जानना चाहिए या नहीं? ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर और लोग हमें काटे तो हमें अपने आप को कैसे बचाना है। देखिए, मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर बीमारी से बचाने के लिए क्या करते हैं? या टीका देते हैं, वैक्सीन देते हैं, या फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक सारवार देते हैं। इसके लिए भी मेरे पास दोनों है, टीका भी है और फर्स्ट एड भी है, प्राथमिक सारवार भी है। मगर देख लीजिए, ये टीका है, ये फिजिकल नहीं है, ये मानसिक है। ये शारीरिक नहीं है, मानसिक है। ये भौतिक नहीं है। जैसे टाइफाइड की रसी रहती है लिक्विड में, ऐसा लिक्विड नहीं है, क्योंकि ये काटने का भी मानसिक है और बीमारी भी मानसिक होती है, इसलिए इसका टीका भी मानसिक है और इसकी प्राथमिक सारवार भी मानसिक है। अब हम पहले देखेंगे कि कौन सा टीका है जो लगाने से हमें ये दूसरे के काटने की असर नहीं होती है। मेरे पास दो टाइप के टीके, एक इंग्लिश और एक अपना देसी। कौन सा चाहिए, इंग्लिश या देसी? दोनों बोल देता हूँ मैं। एक ऐसा सेंटेंस है जो दिन में सुबह में 3 बार बोलने से आपको
दूसरे के काटने की इफ़ेक्ट नहीं होगी। डेली सुबह 3 बार बोलना है। इसकी इफ़ेक्ट, इसकी असर सिर्फ 24 घंटा रहती है, यानी कि आपको हर 24 घंटे पे रिपीट करना है। यह इंग्लिश में है, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। यह सेंटेंस आपको रोज़ सुबह 3 बार बोल के अपने दिन की शुरुआत करनी है। ठीक है, ये जिनको इंग्लिश अच्छी तरह मालूम है उनके लिए है। अच्छा, जिनको इंग्लिश नहीं मालूम है उनके लिए हिंदी में है, मेरी दुनिया में सब कुछ श्रेष्ठ ही है और कल्याणकारी भी। यह सेंटेंस हमें दिन में 3 बार बोलना है। इस सेंटेंस को मैं बोलता हूँ मन का महामंत्र। जैसे नवकार मंत्र, गायत्री मंत्र, ओमकार मंत्र है, ऐसा जितेंद्र अड़िया ने शुरू किया हुआ ये मंत्र है जिसका नाम है मन का महामंत्र। ये मन का महामंत्र आपको रोज़ सुबह में बोल के दिन की शुरुआत करनी है। आइडियली आपको सुबह में काम शुरू करने के पहले बोलना है। मगर एक बहन जी मुझे आके पूछती है कि मेरे तो घर में ही काटने वाले लोग ज़्यादा है, तो मैं ये कब बोलूँ? तब मैंने बोला जब सुबह नींद खुलती है, आंखें खुलती है, तो बेड में सोते सोते ही, पथारी में सोते सोते ही पहले ये 3 सेंटेंस बोल दीजिए और फिर रूम से बाहर निकले। क्योंकि जैसे ही आप बेडरूम से बाहर निकलेंगे आपकी सास, ननद या कोई आपको काट लेगा। ऐसा एक भाई मुझे पूछता है मगर बेड में ही कोई काटने वाला है तब ये कब बोलने का? बेचारा शादीशुदा आदमी होगा। तो मैंने बोला रात को बोल के सो जाइए ताकि आधी रात को भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपको इफेक्ट नहीं होगी। तो आपको यह डिसाइड करना है कि आपको कब बोलना है, मगर बोलना जरूरी है। दिन में कभी भी बोल दीजिए। प्राथमिक सारवार, फर्स्ट एड। अभी प्राथमिक सारवार कब करनी पड़ती है?